बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस तरह से हम लोगों को बड़ी अफसरदा खबर मिली है कि जुर्रत के पैकर हक के अलमदार सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी इंतकाल कर गए हैं। 92 साल कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी का इंतकाल श्रीनगर में अपने घर पर हुआ। और सैयद अली गिलानी साहब तवील अरसे से बीमार थे। अक्सर औकात ऐसी खबर आ जाती थी, कभी भारतीय मीडिया की जानिब से भी ये खबर उड़ाई जा रही होती थी और उनकी कोशिश होती थी कि जिस वक्त तहरीक थोड़ी सी ज़्यादा मतलब उनके ख़िलाफ़ जा रही होती थी भारतीय गवर्नमेंट के और भारतीय रियासत के, तो वो इस तरह की खबर बारहा हमने देखा कि भारतीय मीडिया की जानिब से सामने आती थी और फिर इस तरह का मौक़िफ़ सामने आता था कि बिल्कुल उनकी तबीयत बेहतर है, सैयद अली गिलानी साहब जो हैं वो हयात हैं। लेकिन आज जब ये ख़बर पहुंची तो मैं यही मतलब कि दुआ कर रहा था कि इसी तरह की कोई ख़बर दोबारा से आ जाए, लेकिन उनकी रहलत की तस्दीक उनके ख़ानदान ने कर दी और हालिया कई बरसों से वो भारतीय फ़ौज जो है उसके तसल्लुत की वजह से उन्हें घर में नज़रबंद रखा गया था। सैयद अली गिलानी की वफ़ात के बाद काबिज़ भारतीय फ़ौज ने इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। भारतीय फ़ौज ने सैयद अली गिलानी के घर की तरफ जाने वाले रास्तों पर रुकावटें और खारदार तारें भी नस्ब कर दी हैं। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर मकबूजा वादी में गम की लहर जहाँ दौड़ी है, वहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। और सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर भारतीय फ़ौज तो बिल्कुल हवास बाख्ता हो गई है और ओछे हथकंडों पर उतर आई है। भारतीय फ़ौज ने यह भी धमकी दी थी पहले कि सैयद अली गिलानी की तदफीन आधे घंटे में ही कर दी जाए। और अब कुछ कश्मीर मीडिया सर्विस के अगर ज़राए की हम बात करें, उनके मुताबिक बुज़ुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब को आज सुबह श्रीनगर के हैदरपुरा में सख्त फ़ौजी मुहासरे में सुपुर्द खाक कर भी दिया गया है। और भारतीय फ़ौज ने सैयद अली गिलानी साहब के घर का मुहासरा कर रखा था और सैयद अली गिलानी साहब के इंतकाल पर मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र वादी में कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया। जिस तरह से वो हमेशा इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के दिन भी उन्होंने यही किया है और कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। कश्मीरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है। भारतीय फ़ौज ने सड़कों पर गश्त बढ़ा दिया है। सैयद अली गिलानी 29 सितंबर 1929 को पैदा हुए थे। वो जमात इस्लामी मकबूजा जम्मू कश्मीर के रुकन भी रहे। बाद में सैयद अली गिलानी ने तहरीक हुर्रियत के नाम से अपनी जमात बनाई थी। वो ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी रहे और 3 मरतबा सोपुर से जो है वो मुंतखब भी हुए और जम्मू कश्मीर में भारतीय कब्ज़े के सख्त मुखालिफ और मजलूम कश्मीरियों की तवाना आवाज़ समझे जाते थे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने भी सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उनकी कोशिशों को, उनकी काविशों को सराहा। बिल्कुल, सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने इजहार ताज़ियत किया है और कहा है कि सैयद अली गिलानी हमेशा अपने उसूलों पर कारबंद रहे। इख्तलाफ के बावजूद सैयद अली गिलानी की हमेशा उन्होंने कहा है कि इज़्ज़त ही की है। और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया मशाल मलिक का ये कहना है कि कश्मीरी आज यतीम हो गए हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान से सैयद अली गिलानी साहब की लाजवाल मोहब्बत अल्फाज में तो बयान ही नहीं की जा सकती है। सैयद अली गिलानी साहब का दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कता था। वो हमेशा इल्हाक़ पाकिस्तान की बात करते थे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सैयद अली गिलानी ने हमेशा एक यही नारा लगाया। सैयद अली गिलानी बच्चे की जुबान पर और अब हम जब देखते हैं जितनी वीडियोस कश्मीरी बच्चों की इस तरह से वहाँ से वायरल होती हैं, वो बच्चे भी यही नारे लगा रहे होते हैं और वो बड़े डट कर बहादुरी के साथ जो भारतीय मीडिया उसके सामने खड़े होकर नारे लगा रहे होते हैं, जिस तरह से हमारे सामने रिसेंटली वीडियोज़ भी आई। सैयद अली गिलानी की अगर बात करें तो आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ की। पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को सैयद अली गिलानी पर फ़ख्र है और फ़ख्र रहेगा। अच्छा, एक दफ़ा ये बहादुरी और बिल्कुल मैंने एक वीडियो, सबने वो देखी, वो वीडियो उनकी ये भी थी जब उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था, नज़रबंद किया जा रहा था, तो वो वहाँ पर बड़े बेहतरीन ख़तीब भी थे, क्या बेहतरीन मुकर्रिर थे। वहाँ पर खड़े होकर कह रहे हैं कि इस कश्मीर का हर बच्चा गिलानी होगा। जब तुम गिलानी को कत्ल कर दोगे तो हर बच्चा गिलानी होगा और वो यही कहेगा कि मैं भी गिलानी हूँ। और ऐसा ही है, ये जज्बा हुर्रियत कम नहीं होने लगा। बिल्कुल, ये कम नहीं होने वाला है। हर कश्मीरी बच्चा जो है वो इस तरह की जो है वो बातें करता है और वो जिस तरह से हमारे लीडर्स वो देखते हैं कि हमारे लीडर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे तो बच्चे भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा इकरा, मैं अक्सर जब मैंने तुम्हें बताया ना कि वो पहले कुछ खबरें आती थी कि और फिर उसके बाद वो ख़बर हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि ख़बर का बाउंस हो जाना, वो हम बड़े होते थे कि नहीं अच्छा हमें कोई मुस्तनद खबर मिले और फिर पता लगता था कि वो भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाई जा रही है। और मैं हमेशा से अपने करियर के अंदर यही दुआ करता था
कि काश ऐसी खबर कभी भी ना हो कि हम बैठे हुए हों और हमें नाजरीन तक पहुंचानी पड़ रही हो। हमेशा से, क्योंकि हमने बचपन से देखा इन हीरोज़ को, बचपन से देखते आ रहे हैं। कश्मीर यही लीडर्स हैं, यही हीरोज़ हैं जो कि कश्मीर में जिस तरह से वो लेकर जा रहे हैं, एक तहरीक उन्होंने चलाई है और वो तहरीक जो है कामयाबी से जारी है। और उसके आगे कोई भारतीय फ़ौज के आगे कोई भी एक भी कश्मीरी बच्चा भी ले लें वो भी सरेंडर नहीं करता, कभी भी नहीं करता। और हमेशा वो नारे लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के। तो हम यही दुआ करते हैं कि जिद्दोजहद आज़ादी पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये उनका नारा था और यकीनन कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, कश्मीर पाकिस्तान है और इंशाल्लाह जो उनका ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर ज़रूर होगा। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे जो वबा का हम सबको सामना है, आलमी वबा है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने कुछ फ़ैसले किए हैं, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और मुल्क में अब कम से कम 17 साल तक के नौजवानों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। बिल्कुल, जबकि मुल्क भर में बैरून मुमालिक जाने वाले 12 साल और ज़ायद उम्र के अफराद को भी आज से कोरोना वैक्सीन या बूस्टर डोज लगाई जाएगी। ये फैसला भी किया गया और बूस्टर डोज लगवाने के लिए बैरून मुमालिक जाने का दस्तावेजी सबूत जो है वो आपको जमा करवाना लाजमी होगा। अच्छा, लो इम्यूनिटी वाले बच्चों की भी बात हो रही थी इसके अंदर और महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट में 17 साल तक की उम्र के लोगों को फाइजर वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। और NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि 15 से 16 साल के अफराद की जो वैक्सीनेशन है उसकी तारीख का भी ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 31 अगस्त तक मुल्क के 24 शहरों में 18 साल से ऊपर की 40% आबादी जो है उसकी जुज़वी वैक्सीनेशन का हदफ रखा था। 20 शहरों में वैक्सीनेशन का मुकर्रर हदफ जो है वो हासिल भी कर लिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। सारी सूरत हाल जो है हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर महमूद शौकत साहब। महमूद शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, अब ये बात हो रही है 12 साल से ऊपर के बच्चों की जिन्होंने बाहर ट्रैवल करना है या फिर लो इम्यूनिटी वालों का भी जिक्र हो रहा था और फिर वो लोग जिन्होंने बैरून ममालिक सफ़र करना है, बूस्टर डोज के हवाले से भी कुछ क्लैरिटी आ गई है। लेकिन बूस्टर डोज के हवाले से ये बता दीजिएगा उन नाजरीन को जो लगवाना चाहते हैं, इसका कोई दौरानिया होगा कि आपकी जो सेकंड डोज है वो उसको कितना वक्त हो गया हो तो फिर बूस्टर डोज लग सकती है? जी हाँ, ये रिकमेंडेड है 3 मंथ्स, 3 माह के बाद। ठीक है, आपकी सेकंड डोज के 3 महीने के बाद। ठीक है, ठीक है। और सर, अब आप क्या देख रहे हैं हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है और गवर्नमेंट जो कोशिशें कर रही है, क्योंकि हमने बड़ी तादाद में देखा, आपसे भी 12 गुफ्तगू होती रही है, अब हमें सख्तियां करनी चाहिए जो लाहौर में सख्तियां हो रही हैं, दीगर अजला को, दीगर डिवीजन्स को भी ये फैसले लेने होंगे? देखिए, फ़िलहाल जो शुरू से पाकिस्तान में पॉलिसी रही है वो स्मार्ट लॉकडाउन, आपको याद होगा एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था जी। और उसकी बुनियाद ये थी कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा हों, क्योंकि लाजमी बात है पाबंदियाँ कह देना आसान है लेकिन लोगों की ज़िंदगियों को इतनी बुरी तरीके से मुतासर करती हैं पाबंदियाँ कि तमाम निज़ाम ज़िंदगी बरहम हो जाता। तो इसलिए ये फ़ैसला करना खासा मुश्किल होता है कि अक्रॉस द एंटायर पॉपुलेशन किसी किस्म की सख्ती की जाए। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन की जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने ही कॉइन की थी, उसकी बुनियाद ही ये है कि जब जहाँ केसेस की तादाद बढ़ने लगे तो वहाँ पर एडिशनल प्रिकॉशंस ली जाएं और वहाँ पर ये सख्तियाँ लागू की जाएं। लेकिन जहाँ पर बीमारी की फैलाव कम हो तो उन लोगों को बेजा परेशान ना किया जाए, क्योंकि हमारा शुरू से तरीक़ाकार ये रहा है कि ज़िंदगी भी चलनी है और बीमारी को कंट्रोल भी करना है। सो यही पॉलिसी रहेगी, जहाँ पर केसेस बढ़ेंगे वहाँ पर सख्तियाँ भी बढ़ेंगी या रिस्ट्रिक्शंस कहें, मैं तो सख्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि ये तो लोगों की बेहतरी के लिए है। सख्ती से ऐसे लगता है जैसे उनके लिए कोई आप इम्तिहान बढ़ा रहे हैं। तो यही पॉलिसी रहेगी, जहाँ पर केसेस बढ़ेंगे वहाँ पर शराइत बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन में तेज़ी के बावजूद हम देख रहे हैं कि जो डेथ रेट है उसमें कमी नहीं हो रही। आप क्या समझते हैं, जो डेथ रेट है वो लोग जो है वो वैक्सीनेटेड नहीं है या फिर डेथ रेट जो है वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से है? डेल्टा वेरिएंट को भी काफ़ी हद तक वैक्सीन कवर करती है इस वक्त। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ ज़्यादा केसेस डेल्टा वेरिएंट के हैं। दूसरी बात यह है कि मेजॉरिटी पेशेंट्स, जैसे परसों मेयो अस्पताल में हमने एनालिसिस किया तो 200 मरीज़ों में से सिर्फ 9 थे जो वैक्सीनेटेड थे और उनको भी माइल्ड डिजीज़ थी। तीसरी जो एक वजह जो आप डेथ्स की बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारे लोग अब, जैसा कि पॉलिसी भी यही थी कि लोग एसिम्प्टोमेटिक हों तो घरों पर ही रहें, लेकिन अब सिम्प्टोमेटिक लोग भी घरों पर रहना पसंद कर रहे हैं ज़्यादा, जिसकी वजह हमें समझ में नहीं आ सकी
क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो यकीनन हर एक की रेंज में नहीं आते, दे वेरी कॉस्टली। सरकारी अस्पतालों में लोग जाने से इसलिए गरेज आएँ कि शायद वहाँ पर रहन सहन की वो सहूलतें मैसर नहीं आती। तो हमने देखा ये है कि पिछले चंद हफ्तों में अस्पतालों का रुख वही लोग कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होते हैं, और उस वक्त उनको बहुत हाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और उनमें से बहुत से लोग वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं। टोटल एडमिशन्स अस्पतालों में उतनी नहीं बढ़ी जितनी सीरियस मरीज़ों की एडमिशन्स बढ़ी हैं। तो अनकरीब हम लोगों से दोबारा ये एक राब्ता उस्तवार कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अनसुपरवाइज डिले अपनी बीमारी के इलाज में मत करें। अगर आपका कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन खुद से फैसला ना करें कि आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी में एक अहम चीज़ भी है। अब जिस तरह से हमने देखा कि वैक्सीन आ गई, फिर हम देख रहे हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ फैसले जो है रोज़ाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग ये कर रहे हैं कि अगर वो खुदा न खास्ता कोरोना में मुब्तला हो जाते हैं तो पिछले साल अगर उनका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त जो है कोरोना में मुब्तला हुआ था तो उससे पूछते हैं भाई आपने कौन सी अद्वियात ली थी, आपको क्या कुछ दिया गया था, और उसी को फॉलो करना शुरू किया जा रहा है। तो उसमें कितनी एडवांसमेंट आई है ये भी बता दीजिएगा। उसमें एडवांसमेंट हमारे एंड पे तो बड़ी क्लियर है। हमने तो इससे सख्ती से मना किया लोगों को कि ऐसा मत करें, ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि एक बहुत परेशानी की बात ये थी कि स्टीरॉइड्स जो सिर्फ सीरियस डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाने थे वो लोग खुद से इस्तेमाल करने शुरू हो गए जब उन्हें अभी कोई अलामत नहीं थी। और स्टीरॉइड्स एक डबल धारी तलवार होती है। इसका फ़ायदा तब है जब इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप इसको खाएं जब आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है, और ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को फर्दर ख़राब कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। तो अब ये हम अपने डॉक्टर्स की लेवल पे, लोगों की लेवल पे बारहा कह तो रहे हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि इस मुल्क में दवाइयों की ख़रीदो फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं है, इस मुल्क में प्रिस्क्रिप्शन पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक फैक्टर है जिसको हमको अच्छी तरह फ़िलहाल कंट्रोल नहीं कर पाए, और बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर्स नहीं हैं। अब वो खांसी ज़ुकाम की हद तक तो जब तक इलाज कर रहे थे तो इतने ज़्यादा नुकसानात नहीं हो रहे थे, लेकिन अब उन्हीं को लोग अपना तबीब भी समझते हैं, और वो फिर अपनी मर्ज़ी से सबको स्टीरॉइड दिए जा रहे हैं जिसके नुकसानात हम देख रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं, और बड़ा अहम मामला है ये। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें अब वैक्सीनेट के लिए तो एजुकेट हम कर ही रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन खुद से इलाज कर रहे हैं। अब अगर मुझे खुदा न खास्ता पिछले अप्रैल में या मई में कोरोना हुआ था तो लोग जो अब मुब्तला हो रहे हैं वो फ़ोन करके पूछते हैं कि जी आपको कौन सी मेडिसिन दी गई थी, आप क्या ले रहे थे, तो हम भी वही लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मत कीजिए, क्योंकि जिसको पिछले साल हुआ था, जिसमें बशमूल मैं था, इकरा भी थी, जो हम लोगों को का ट्रीटमेंट हुआ था, पता नहीं अब उसको कितना तब्दील कर दिया गया होगा। उस टाइम जो जब कोविड आया था तो बेसिक उसकी जो एक आप कह लें टाइप थी वो बहुत ही डिफरेंट थी, तो उसके लिहाज से डॉक्टर्स ने मेडिकेशन की। अब जिस तरह से वेरिएंट्स उसमें डिफरेंट आई जा रहे हैं, म्यूटेंट्स उसके डिफरेंट हो रहे हैं, जैसे अब डेल्टा वेरिएंट है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स बेहतर समझते हैं कि उसका किस तरह से करना है, तो उसकी मेडिकेशन भी ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खुद से डॉक्टर ना बने, ना ही अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी दोस्त को डॉक्टर समझें और डॉक्टर से रब्ता करें कि आपको कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है, कौन सी नहीं दी जा सकती है। कुछ बात आगे बढ़ेंगे और तालीम के हवाले से करेंगे। एक जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत मुल्क में तालीम आम करने के दावे कर रही है, तो दूसरी जानिब हमने देखा है कि तालीमी इदारे बंद करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद अरास ने निजी तालीमी इदारों को यकसा निसाब पढ़ाने के लिए 4 हफ्तों का अल्टीमेटम दे दिया। अच्छा, उनका ये कहना है कि एक निसाब ना पढ़ाने वाले स्कूल का लाइसेंस जो है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ये उन्होंने बात की है। अब प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, और इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मिर्ज़ा साहब। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये 4 हफ्ते का अल्टीमेटम आपको लगता है कि काबिल अमल है, और क्या अभी तक जो है तमाम प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लीजिए, क्योंकि सरकारी स्कूल तो खैर उनके पास हैं, वो उस पर फैसला कर ही लेंगे, यकसा निसाब तालीम नाफिज नहीं कर रहे हैं? पहली तो बात ये थी कि यकसा निसाब तालीम बार मैं गुजारिश में कर चुका हूँ, ना तो ये यकसा है और ना ही ये नेशनल है। इट्स नॉट सिंगल, इट्स नॉट नेशनल। और रहेगी बात इसको नफाज करने की, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन इतना जबरदस्त है, सिंगल वन नेशन वन करिकुलम। ये तो एक बड़ा आइडियल स्लोगन है पूरे पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है फिलॉसफी से तो किसी को भी कोई इस पे ना इतराज है, बल्कि ये हमारा हमेशा से डिमांड रही है कि एक मुल्क के अंदर सिर्फ निसाब आपका जो है
इम्प्लीमेंट जो है तब तक नहीं होगा जब तक आप पूरे निज़ाम को जो है वो सेम नहीं करें। और निज़ाम को सेम करने के लिए आपको सिर्फ निसाब की जरूरत नहीं होती, आपको आउट ऑफ स्कूल बच्चों को लाना है, डे स्कूल बनाने हैं 2 लाख, आपको 25 लाख नए टीचर करने, उनकी ट्रेनिंग करनी है, आपको असेसमेंट सेम करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी लैंग्वेज सेम करनी है। आप जो बातें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं और हम तो उनके साथ हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो आपकी जुबान है, लैंग्वेज है, वो अपनी होनी चाहिए, जबकि इन्होंने फूटा इम्प्लीमेंट किया भी है। सिंध ने उसको इनकार कर दिया, बलूचिस्तान ने उसको अप्लाई करने से माजूरी इस साल कर दी है, जीबी ने बिल्कुल काम नहीं किया, एजेके ने 33% अपना शामिल करने की बात की है। तो फिर अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ या जो नोटिफिकेशन की हद तक इन्होंने जो कार्रवाई डाली है अपना होमवर्क ना करके, तो पंजाब में 5 सब्जेक्ट में से 3 इंग्लिश में, और हम देखते हैं केपीके में टोटल इंग्लिश मीडियम है। अब आ जाते हैं बुक्स के ऊपर। ये जो है ना रिटर्न ऑफ मौला जट वाला जो स्टाइल है, और आके वो फिर आके मैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई वो तुम सब कुछ कर लो, क्योंकि तुम तो आए हुए हो हमारे तालीमी अदारों को बंद करने के एजेंडे पे। आप मुझे एक बात बताएं, क्या उर्दू बाजार जो है ये पूरा पंजाब है? अरे भाई आप किताबें तो आप जो है मुकम्मल करें। और मैं आपको ये बताऊं, इन्होंने जो अल्टीमेटम 1 मंथ का दिया है, इन्होंने हमें नहीं दिया, इन्होंने 1 मंथ मजीद लिया है, क्योंकि इनके पास होमवर्क नहीं है, मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप ये मुझे बताइए, आपने अभी तो 2-3 हफ्ते पहले तो एनओसी प्राइवेट पब्लिशर को जारी किए, किताबें अभी वो प्रिंटिंग के मराहिल में है। अब भी सब जो पब्लिशर है उनको एनओसी जारी नहीं हुआ। आपने कह दिए कि जनाब ये जो निसाब जो है आप अपनी किताबें बनाना चाहें तो आप अपनी भी बना सकते हैं, एनओसी लें। अच्छा काशिम साहब, अगर हम बात करें यकसा निसाब तालीम की, तो इस वक्त पंजाब में की अगर बात करें तो कितने फीसद स्कूल है जहाँ पर नाफिज कर दिया गया है? पहली बात तो जी ये है कि इनका जो निफाज है, अगर गवर्नर साहब का जो अपना स्कूल है एचिसन, जो कि गवर्नमेंट के अंडर ही वो अपना स्कूल है, वहां पे वो अभी तक इसका मुकम्मल निफाज नहीं हुआ। सिर्फ एक किताब उन्होंने मेरा ख्याल की थी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ऊपर उन्होंने डाला है, तो इसका मतलब उनका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी ऊपर हुआ। अब ये डिस्क्रिमिनेशन अमीर और गरीब का अगर रहेगा, और ऐसा है बहुत जगह। देखिए स्कूल ने क्या करना है, स्कूल ने करना है एक बुक लिस्ट बनानी है कि ये हमारा अब जो है बुक जो निसाब है इसके मुताबिक बुक्स लगेंगी, वो आपने करना है सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत। स्कूलों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करना चाहते हैं, प्रॉब्लम है पेरेंट्स को, जब उनको मार्केट्स में बुक्स नहीं मिल रही। आज सितंबर आ चुका है, अभी इन्होंने मजीद 1 माह इन्होंने हमें नहीं दिया, इन्होंने मजीद लिया, इनको पता है ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि मार्केट में बुक्स नहीं है, प्रिंटिंग के मराहिल में है। तो आप मुझे बताएं अक्टूबर में जाके जब किताबें अगर आती हैं, जो कि नहीं आएंगी, अक्टूबर में भी शायद नहीं लगता है, नवंबर दिसंबर में आएंगी, जब बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी, आप मेरा सेशन मार्च से अप्रैल से उठा के आप उसको घसीटते हुए दिसंबर तक ले जाएंगे, तो क्या इस मुल्क के साथ, इस बच्चों के साथ, हमारे उन 7.5 करोड़ बच्चों के साथ ये संगीन मजाक नहीं है कि आप हमेशा एक बात करते हैं कि जनाब निसाब। देखें पीटीआई का जो स्लोगन था, पीटीआई का स्लोगन जो था वो सिंगल नेशनल एजुकेशन सिस्टम था। ये करिकुलम तो 2006 का जनरल मुशर्रफ का चरबा है, इसको कांट चांट के नए कपड़े पहना के हमारे गुजरा तालीम छलांगे मार रहे हैं कि जनाब बड़ा कारनामा किया। इमरान खान साहब आपसे दरखास्त है, हम आपके साथ हैं, ये कौम आपके साथ है, इस विजन को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है काशिम मिर्जा साहब, आपको यानी कि सिंगल नेशनल करिकुलम के नफाज पर कोई इख्तलाफात या तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स की है। एग्जैक्टली इनकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की है, इनका होमवर्क नहीं है, ये अपनी खामियां छुपाने के लिए स्कूलों के ऊपर जो ठीक है। तो ये आखिर में हमें ये बता दीजिएगा कि दुरुस्त कह रहे हैं, आखिर में हमें ये बता दीजिए कि 4 हफ्ते में ये जो कहा जा रहा है, जो डेडलाइन आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को दी है, क्या तमाम इदारों के लिए ये पॉसिबल होगा कि नाफिज कर लिया जाए यकसा निसाब तालीम? देखिए हमें क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट कह रही है ये किताब पढ़ाओ, हमें क्या उसमें प्रॉब्लम है जी, हम अप्लाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट की बिल तो नजर आए, होमवर्क तो ये पहले कर लेना, ये अगला काम तो हम बाद में करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, क्या आपने टीचर ट्रेनिंग की? इन्होंने जो टीचर्स को ऑनलाइन और वो ओरिएंटेशन जो करवा रहे हैं, इसके ऊपर ये कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं जनाब हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। अरे भाई क्या पंजाब का 9 लाख टीचर जो है वो ट्रेन आपने कर दी है?
नहीं किया। ये एक्सेप्ट करें, क्या 4 लाख 4.5 लाख जो टीचर है गवर्नमेंट का वो पेड ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के कई मसाइल हैं। काशिफ मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान से आप रहे थे। मसला अगर देखा जाए बज़ाहिर तो फिर जो स्कूल्स हैं उनको यही है कि हमारे पास अभी वो बुक्स मौजूद नहीं हैं, क्योंकि NOC अभी जारी किया गया था 2 हफ्ते पहले, तो अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो कैसे हम उसको नाफिज कर सकते हैं। उसको नाफिज करने में वो कह रहे हैं हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने हैरियत कहा है, लेकिन अब हमें देखने के आगे क्या करना होगा। 4 हफ्ते का टाइम, उसके बाद देखते हैं कि क्या अल्टीमेटम दिया जाता है या फिर क्या फैसला लिया जाता है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फ़रोग़ तालीम के लिए इनक़लाबी इक़दाम जारी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने के लिए अब पूरे सूबे में डबल शिफ्ट प्रोग्राम का इजरा जो है वो कर दिया गया है। अच्छा, पहले फेज़ में कहा यह जा रहा है कि 120 स्कूलों में डबल शिफ्ट प्रोग्राम जो है शुरू किया जा रहा है, जिनमें 76 बॉयज़ के हैं, 44 जो मतलब कि 44 हैं तकरीबन, 44 हैं वो गर्ल्स स्कूल हैं, और हुकूमत के इस इक़दाम से मुलाजमतों के नए मौक़े भी पैदा होंगे। अच्छा, फ़ेज़ 1 की कहा गया है कि 120 स्कूल्स में 704 मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। डबल शिफ्ट प्रोग्राम में अवलीन तरजीह जो है वो दूर दराज इलाकों को दी गई है जहाँ पर स्कूल्स की कमी है। और बिल्कुल ऐसे ही है। सूबाई हुकाम ये भी इकरा कह रहे हैं कि सूबे में 18 लाख बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। पहली बात तो ये कि ये मालूम होना कि कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर उनको टारगेट भी तो करना है। बिल्कुल। तो पहले एक्चुअल नंबर्स के हैं ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 15 सितंबर तक जारी दाखिला मुहिम में 8 लाख बच्चों को दाखिला दिया जा रहा है, और प्रोग्राम का मकसद ड्रॉप आउट रेशो को कम करना है। और बच्चों बिलखसूस हम देखें बच्चियों की बात कर ली जाए, लड़कियों की बात कर ली जाए, उनको नज़दीक स्कूलों में आला तालीम के मौक़े फ़राहम करना ये मकसद है। क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर दूर दूर स्कूल हैं, बच्चियाँ जो हैं वो नहीं जा पाती हैं, पेरेंट्स फिर भेज नहीं रहे होते, तो इस तरह के भी मसाइल हैं कि बच्चियाँ अपनी तालीम को जारी नहीं रख पा रही होती हैं। अब इस हवाले से हम बात करते हैं वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरक़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शहराम साहब। स्कूल की अगर बात करें डबल शिफ्ट से कौन सी जमात के तलबा फ़ायदा उठा सकेंगे और किस तरह से आप लोगों ने पूरा प्लान डिज़ाइन किया है? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया आपके प्रोग्राम का। सबसे पहले तो मैं सैयद अली गिलानी साहब का जो कश्मीर की उन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूट किया और सारी उम्र उन्होंने जदोजहद की, तो उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको मग़फ़िरत नसीब करे और अल्लाह उनकी मेहनत को सही रंग में लेके आए ताकि कश्मीरी लोगों को आज़ादी मिल सके। दूसरी बात यह है कि सेकंड शिफ्ट एक नया कॉन्सेप्ट है खैबर पख्तूनख्वा में, और इसका जिस तरह आपने प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया कि मकसद ये है कि एक तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है उसको वापस स्कूलों में लाया जा सके, ड्रॉप आउट को कंट्रोल किया जा सके। अमूमन अगर हम देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और बाकी के भी की बात करता हूँ कि बच्चियों का स्पेशली 5th ऑनवर्ड्स जब वो छठी में जाते हैं तो स्कूल दूर हो जाता है। प्राइमरी से मिडल या प्राइमरी से हाई स्कूल इतनी दूसरे गांव में होता है, तो उसके साथ बच्चियाँ अक्सर पेरेंट्स बहुत सारे तो जाते हैं, कुछ इस तरह होते हैं कि उसके साथ मर्द हजरात जाना पड़ता है, वालिद को, भाई को, या बिज़ी होते हैं या नहीं होते, तो ड्रॉप आउट हो जाता है। एक रीज़न ड्रॉप आउट का ये भी है। ठीक है। तो हमने कोशिश की है, या बच्चे जा नहीं पाते फॉर वट एवर रीज़न, तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने में, आपके प्रोग्राम के वसातत से बस समझा सकूँ देखने वालों को कि प्राइमरी स्कूल में हम प्राइमरी स्कूल की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, और प्राइमरी में मिडल की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर मिडल में मिडल स्कूल की सेकंड शिफ्ट भी कर रहे हैं, और मिडल में हाई स्कूल की भी कर रहे हैं। इसके करने का मतलब ये है कि कहीं पे प्राइमरी के साथ मिडल नहीं है तो उसको वो फैसिलिटी दी जाए। इसमें तकरीबन 120 स्कूल हम इनिशियल जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, हमारे एक सर्टन क्राइटेरिया उसके तहत, तो 120 स्कूल पूरे खैबर पख्तूनख्वा में होंगे, जिसमें 74 लड़कों के हैं, 44 लड़कियों के हैं। मैं आपके प्रोग्राम के साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि लड़कियों में ऑलरेडी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लड़कियों का ड्रॉप आउट शायद ज़्यादा है, तो उस वजह से या तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसी हफ्ते हम और स्कूल उसमें ऐड कर रहे हैं। इनिशियली सिर्फ 122 है, इसमें 704 जॉब्स हम क्रिएट करेंगे 704। इनिशियली तो हम
एग्जिस्टिंग जो मॉर्निंग स्कूल में मॉर्निंग क्लासेस में टीचर्स हैं, हमने उनसे राय ली है कि जो ख्वाहिशमंद हजरात हों वही टीचर फ़िलहाल सेकंड शिफ्ट में हमें अपनी इनरोलमेंट देंगे, हम उनको पर क्लास के हिसाब से पे करेंगे। लेकिन लॉन्ग रन में ये होगा कि पेरेंट टीचर काउंसिल के थ्रू मेरिट के ज़रिए इंशाल्लाह उनके हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और उसमें हम हायरिंग करें। लेकिन पेरेंट टीचर काउंसिल इस वक्त हमने इसी वजह से नहीं किया कि उनका सैलरी स्ट्रक्चर जो हमने डिज़ाइन किया था वो हमने फिर डिस्कशन की और हमें रियलाइज हुआ कि वो पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि हम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। बिल्कुल ठीक है शहराम साहब, ये भी बता दीजिए जो सेकंड शिफ्ट चीज़ है जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो सेकंड शिफ्ट होगी उसका टाइम क्या रखा गया? क्योंकि हमारा मेनली फोकस जिस तरह से आप भी कह रहे हैं खासतौर पर उन बच्चियों पे है कि जो उनकी क्योंकि ड्रॉप आउट की शायद शरह भी ज़्यादा है, तो जब वो टाइम कितने बजे तक होगा? क्योंकि सर्दियों में खुसूसी तौर पर देखा जाए तो सूरज जल्दी गुरूब हो जाता है और मगरिब जल्दी हो रही होती है, तो उसको भी कुछ मैनेज किया जाएगा? क्योंकि ये भी एक मसला आएगा कि बच्चियां मगरिब से पहले घर पहुंच जाएं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसकी डिटेल ये है कि हमारे केपी में 2 जोन्स हैं। एक विंटर जोन है जहाँ पे सर्दियाँ होती हैं ज़्यादा और एक समर जोन है जो हमारा पेशावर और साउथ रीजन है। विंटर मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न है, नॉर्थ है। तो उसको हम देख के हमने एक तो आपको ये बताता चलूँ कि मॉर्निंग शिफ्ट जो मॉर्निंग की हमारी क्लासेस हैं सुबह की वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगी, उसमें हम कोई कमी नहीं ला रहे, कोई क्लास शॉर्ट नहीं कर रहे, कोई ब्रेक शॉर्ट नहीं कर रहे, कोई असेंबली शॉर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि मॉर्निंग क्लास के जो बच्चे हैं सुबह के उनको हम इफेक्ट नहीं करना चाहते। एक दूसरी बात यह है कि जो हमारी इवनिंग शिफ्ट है या सेकंड शिफ्ट है उसमें विंटर जोन में मैं ये बताता चलूँ कि सर्दियों की जो छुट्टियां होंगी वो सबके लिए एक होंगी, क्योंकि वो बर्फबारी होती है विंटर जोन में, तो 3 महीने या 2.5 महीने वो दिसंबर से फरवरी तक बंद रहते हैं और बाय ऑल मीन्स वो बंद रहेंगे। सही है। लेकिन जो समर्स में उनकी 1 महीने की छुट्टियां होती हैं तो सुबह की जो क्लासेस होती हैं वो समर्स में विंटर जोन के लिए वो 1 महीने की छुट्टियां सुबह वाली क्लासेस जो होती हैं वो अवेल करेंगी। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं सही है उनको हम 1 महीने की समर्स की छुट्टियां नहीं देंगे, वो समर्स में सुबह के टाइम पे आ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो दिन छोटे होते जाते हैं समर विंटर्स में, तो वो जो चंद घंटे की क्लासेस या चंद क्लासेस जो कम रह जाती हैं उसकी कमी हम समर्स में उस महीने के अंदर पूरी करेंगे। जो आपका जो हमारा समर जोन है उसमें सर्दियां छुट्टियों की तो होंगी, लेकिन जो हमारी गर्मियों की छुट्टियां समर जोन में होती है वो तकरीबन 2 से 2.5 महीने होती है। उसमें जो मॉर्निंग की जो क्लास है उसके लिए तो कंप्लीट 2-2.5 महीने छुट्टी होगी, लेकिन जो हमारी सेकंड शिफ्ट होगी उसके लिए हम सिर्फ जुलाई में छुट्टियां देंगे। ये जानना चाह रहे हैं कि एडमिशन के हवाले से क्या टारगेट रखा गया सेकंड शिफ्ट में? मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं, आपको सवाल कर देता हूं। देखें, जो क्योंकि जुलाई में बहुत सीरियस गर्मी होती है तो सेकंड शिफ्ट के लिए 1 महीने की छुट्टियां जुलाई में होंगी। सही है। अगस्त में फिर वो सेकंड शिफ्ट क्लास को हम सुबह 7 से 10 बजे कर देंगे। जो एडमिशन की आप बात कर रहे हैं उसको तो हमने अभी ओपन किया है, एक यही हफ्ता एडमिशन का हफ्ता है। हम जानना चाहते हैं और हमें अभी पता चलेगा कि कितने बच्चे इस प्रोग्राम के तहत या पेरेंट्स अवेल करना चाहते हैं। ये हफ्ता जब गुजर जाएगा तो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आएंगी और फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर कोई टारगेट जो है उसको सेट भी किया जा सकेगा। अच्छा शहराम तरक़ी साहब, एक और अहम चीज़ है कि जब हम दूसरी शिफ्ट में भी जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूलों में आ रहे हों, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्कूलों में जा रहे हैं लेकिन उनको वो सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर नहीं है। मैं खुसूसी तौर पर बात करना चाह रहा हूँ टाट स्कूलों की, उनको भी तो अपग्रेड करना है। जब हम इतना कुछ कर रहे हैं तो उनको कैसे अपग्रेड किया जाएगा, वहाँ पर फर्नीचर आ जाए, वहाँ पर कुछ सहूलियात बेहतर हो जाएं कि बच्चे बेहतर तरीके से जो मौजूद हैं वो तो पढ़ सकें। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और एजुकेशन डिपार्टमेंट हम लगे हुए हैं। ठाट का जो निज़ाम है उसको ख़त्म करने के लिए पिछले 5 साल में भी हमने बड़ी फर्नीचर अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदी हमारी हुकूमत ने, क्योंकि हमारी हुकूमत थी। इस साल भी भाभी हमने 6 अरब रुपए फर्नीचर के लिए रखे हैं, जिससे हम तकरीबन कम से कम 20 लाख बच्चों को इंशाल्लाह स्ट्रेट अवे आने वाले 4-5 महीनों में इंशाल्लाह हम फर्नीचर प्रोवाइड करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में 90 to 95% बच्चा ठाट पे नहीं बैठेगा, कुर्सी पे बैठेगा, फर्नीचर पे बैठेगा। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है
और क्योंकि उसमें थोड़ा सा कोर्ट केस है, होपफुली एक हफ्ते में वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा। तो टेंडर हमारा रेडी है और हम उसको लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। और हम अपने बच्चों को उसके करने के दो फ़ायदे होते हैं। देखिए, एक तो जब बच्चा ज़मीन पे बैठा होता है रोज़ाना 6 घंटे, तो उसकी स्पाइन में प्रॉब्लम आती है। स्पाइन में प्रॉब्लम क्योंकि टीचर खड़ा होता है, बच्चा बैठा होता है ज़मीन पे, बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, बच्चे बात भी नहीं कर सकते, उनको पेन का और उसका रियलाइजेशन भी नहीं होती। तो उससे, और दूसरी बात यह है कि साइकोलॉजिकली भी उन पे बड़े नेगेटिव असरात होते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो सारी सहूलियात दें। तो ये फर्नीचर प्रोवाइड करके हम 95% फर्नीचर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में प्रोवाइड कर चुके होंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहराम साहब। आखिर में पब्लिक स्कूल्स के ठीक है, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम दूसरी शिफ्ट में जा रहे होंगे, जिस तरह से आपने कहा कि नए लोगों को भर्ती भी किया जाएगा, असातिज़ा का भी आप एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं, साथ कुछ और चीज़ें भी आ जाएंगी कि बच्चों को स्कूल तक लेके आना है, बच्चों को स्कूल से घर लेके जाना है, हमें वो सारा मैकेनिज़्म, वो सारा सिस्टम भी देखना होगा। ख़ास तौर पे हम देखेंगे कि शायद कुछ बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हों, ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, नहीं चल रही है जो बच्चों के लिए सेफ है, शायद स्कूल वैन्स का कोई इंतजाम करना पड़े, उसलिए क्या किया जा रहा है? देखें, ऑनेस्टली हुकूमत स्कूल वैन्स का प्रोग्राम तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्कूल बड़े करीब होते हैं, प्राइवेट स्कूल अक्सर दूर होते हैं। ये तो उनके गांव में ही इर्द गिर्द स्कूल होता है, तो वो पैदल ही आते हैं। हुकूमत के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकें इन स्कूलों में। लेकिन ट्रांसपोर्ट पूरी दुनिया में, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में चल रही होती है, और करीब तरीन स्कूल होता है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे तकरीबन सारे स्कूल हैं। जो बच्चे आएंगे वो फैसिलिटी उनको, मतलब ऑब्वियसली उस हिसाब से ये सेकंड शिफ्ट स्टार्ट ही इसी वजह से किया गया कि स्कूलों को करीब लाया जाए। बिल्कुल, उनके करीब जो स्कूल है वहाँ पे सेकंड शिफ्ट होगा, तो उनकी इनरोलमेंट ज्यादा होगी इंशाल्लाह, और कोई इशू नहीं होगा ऐसा। चलें, ठीक है। शहराम तरक़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बड़ा अच्छा है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे जो स्कूलों में नहीं हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल में दाखिल नहीं हो सके हैं, उनको लाना चाहते हैं, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने स्कूल्स नहीं हैं, तो उन्हीं स्कूल्स को दूसरी मरतबा भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है सेकंड शिफ्ट में। बहुत अच्छा मंसूबा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी शरह खानदगी बढ़ रही होगी। बिल्कुल, और उसके अलावा जिस तरह से ये पूरा एक उन्होंने एक बनाया है, एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया, उसके अंदर जो है बच्चे पढ़ें भी और फिर पेरेंट्स जो हैं वो भी इसमें थोड़ी सी जो है ना अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ बेहतर करें। अब भेजें अपने बच्चों को, और आपके लिए कुछ आसानियाँ जो गवर्नमेंट कर रही है, बिल्कुल ख़ास तौर पर बच्चियों को आप लाजमी तौर पर भेजें। अच्छा, ये हमने बात की खैबर पख्तूनख्वा की। कराची की कुछ बात करते हैं जहाँ पर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। आईनी बहुत से मसाइल में एक बड़ा मसला पुलिस के महकमे में शामिल काली भेड़े जो हैं उनका है। बिल्कुल, जिन्होंने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय जराइम पेश अफराद के साथ हाथ में ला लिया। बदउनवान एहलकार जो हैं गैर कानूनी धंधे चलाने में जुर्म की दुनिया के लोगों की भरपूर मदद भी कर रहे हैं। और स्पेशल ब्रांच पुलिस की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि शहर कायद में 363 मुनशियात के अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चलाए जा रहे हैं। महकमे की काली भेड़ों की फहरिस्त आईजी सिंध को इरसाल की गई है, जिसमें DSPs और SHOs के नाम शामिल हैं। और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मुनशियात के धंधे में 100 से ज़ायद अफसरान और अहलकार जो हैं ये मुलव्वस हैं। और ये अफसर और अहलकार आंखें बंद करने और कार्रवाई ना करने के एवज़ भारी रकम भी लेते हैं। और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक हेरोइन, एफ्यून, आइस समेत दीगर ख़तरनाक नशावर जो अशियाँ हैं सब पुलिस की सरपरस्ती में फ़रोख्त की जाती हैं। और अगर हम बात करें दूसरी जानिब मलीर की, तो वहाँ मनशा फरोशों की सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 2 ASI हेड कांस्टेबल समेत 8 पुलिस अहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया गया। अच्छा, इस रिपोर्ट के बारे में भी जानेंगे जो वहाँ पर क्राइम की सूरत हाल है, खुसूसी तौर पर मनशियात के हवाले से बात करें तो सूरत हाल है क्या। फयाज यूनुस हमारे साथ। फयाज, इस रिपोर्ट की रोशनी में हमें बताइएगा, अब क्या हम फैसले लिए जा सकते हैं, क्या बाकायदा तौर पर रिपोर्ट में नाम भी सामने आया है कि ये वाले वो अफसरान हैं जो मिले हुए हैं? देखिए, बिल्कुल स्पेशल ब्रांच की जानिब से खुफिया रिपोर्ट जो है IG सिंध और वज़ीर आला सिंध को अरसाल की गई है, जिसमें बताया गया है कि कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो मनशियात का मुनज़्ज़म गैंग चल रहा है उसमें पुलिस एहलकारों और अफसरान की जो है मिली भगत सामने आई है। तमाम तरह एहलकार और अफसरान इन मनशियात के अड्डों से और इन मनशियात फरोशों से माहाना पैसे लेते, जिसके बाद ये मनशियात फरोश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है आइस, क्रिस्टल, चर्च और दीगर जो मनशियात की चीज़ें हैं जिसमें कच्ची शराब ये
तमाम तर चीज़ें सप्लाई करते हैं। स्पेशल ब्रांच ने इन तमाम तर अफसरान, उनके नाम, उनके मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ जो है अफसरान को अरसाल कर दी है। पुलिस की जानिब से अब इन रिपोर्ट्स पर जो है एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जैसे ये रिपोर्ट जो है आला हुक्काम को अरसाल की गई तो उसके बाद जो है ये रिपोर्ट लीक आउट हुई, मीडिया पर चली, तो अब पुलिस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है। इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो कराची में जो मंशियात है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब जितने भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो इतने ज़्यादा नशे के आदी हो चुके हैं कि वो वारदातें करते हैं। और अगर कराची की बात की जाए तो कराची में इन मंशियात के अड्डों की वजह से जो है जराइम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। पुलिस के अफसरान खुद कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातें जुलाई में रिपोर्ट हुई है उसकी जो फिगर है वो 4000 के करीब है। और ये तमाम तर अफराद जो वारदातें कराची में कर रही हैं ये नशे के आदी हैं। पुलिस अफसरान ने अब कहा है कि बिला तफरीक जो भी एहलकार अफसरान नशे का आदी होगा और इन मंशियात फरोशों की सरपरस्ती या इनसे महाना पैसे लेगा तो उसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई के साथ साथ उसको भी जो है मंशियात के केसों में जो है गिरफ्तार करके उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पुलिस की जानिब से हिकमत अमली काफ़ी ज़्यादा तब्दील की गई है, क्योंकि जो अच्छा हिकमत अमली भी तब्दील कर दी गई है। अब लेकिन फयाज ये बताइएगा कि इनिशियली कार्रवाई कितने अफसरान और जो पुलिस एहलकार उनके खिलाफ की गई है अब तक? देखिए कार्रवाई का आगाज जो है गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सबसे पहले एसएसपी मलीर ने अपने जो 7 थानों के जो है हेड मोरर्स जिन पर इल्ज़ामात थे कि वो मंशियात फरोशों और दीगर जो संगीन जराइम में मुलविस अफराद हैं उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं या उनके साथ उनके रवाबित हैं, तो सबसे पहले उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट से जो है इस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। 7 अफराद को जो है उन्होंने क्वार्टर गार्ड करने के साथ साथ मुअत्तल कर दिया है और कहा है कि ये किसी भी थाने में अब जो है पोस्टिंग नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक इनके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होगी तो उसके बाद पता चल सकेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पुलिस ने आगाज तो कर दिया है लेकिन बहुत देर कर दी है इस काम को, क्योंकि ये जो मंशियात फरोशों का जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा कराची में मजबूत हो चुका है। अब पुलिस अफसरान कहते हैं कि वो हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं, रेंजर्स और एंटी नारकोटिक फोर्स के साथ मिलकर जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करेंगे ताकि जो मंशियात फरोश पकड़े जाए तो उनकी जो जायदाद है वो भी जब्त की जाए, ताकि आइंदा जो है कोई कराची में मंशियात या सिंध में कोई मंशियात फरोख्त ना कर सके। फयाज बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें आगाह किया। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। CPLC के साबिक सरबरा अहमद चनॉय साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद चनॉय साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो मुनशियात के 363 अड्डे पुलिस के सरपरस्ती में चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है, रिपोर्ट भी आई है, IG साहब को भी चली गई, वज़ीर आला साहब को भी चली गई, माजी में ऐसी सूरत हाल थी या हालिया बरसों में इसमें इजाफा देखने में आ रहा है? आपको शिकायत मिलती थी ऐसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो बहुत पुराना सिलसिला है और मैं बबांग दहल ये कह सकता हूँ कि जितने भी मंशियात फरोश जिस भी इलाके में होते हैं ज़ाहिर है कानून नाफिज करने वाले और एडमिनिस्ट्रेशन की सरपरस्ती के बगैर नहीं चलते। मतलब कोई इसमें दो राय नहीं बनती कि वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो उस इलाके में हों या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों उनके इल्म में ये बात ना हो कि कहाँ कहाँ मंशियात फरोख्त होती है और कौन करता है। ज़ाहिर है 2-4 लोग तो अपना काम खामोशी से कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बग़ैर मैनेजमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज के ये काम नहीं हो सकता। मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये काम तो बड़ा पुराना है या जिस तरह से इतने अरसे से चलता आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि अब जिस तरह से रिपोर्ट भी सामने इंकशाफात भी हो गए हैं, आपके ख्याल में अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? देखिए ये बहुत बड़ा माफिया है और ये माफिया जो है वो हमारी रगों में सरायत कर गया है और ये इतने बड़े पैसे इसमें इन्वॉल्व हैं कि हम इसमें जब तक एक इज्तिमाई तौर पर एक कौम की हैसियत से इस पर ना सोचें, इस पर अमल दरामद ना करें, इसके खिलाफ जिहाद ना करें, ये काम जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। हमने कलेक्टिवली मिलकर हर आदमी ने इसको सोचना है कि इस लानत से जो है वो हमें हमारी आने वाली नस्लों की जान छुड़ानी है। तो जब तक ये नहीं सोचेंगे ये मैं नहीं समझता कि ये काम इतनी आसानी से हो जाए। ठीक है चनॉय साहब, अहम चीज़ ये है कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक DSP हज़रात हैं, SHOs हैं, इससे अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि SHO ने DSP को रिपोर्ट करना है तो पूरा का पूरा थाना ही मुलव्वस होता है। हम सिर्फ एक शख्स को नहीं या एक अहलकार को नहीं कह सकते हैं, इसका तो मतलब ये निकलता है। लेकिन आप समझते हैं, आपका मुशाहिदा क्या है कि DSP से ऊपर के लोग जो हैं वो भी मुलव्वस हो सकते हैं इसमें? देखिए बात यह है कि इसमें इतनी बड़ी तादाद में रकम की इन्वॉल्वमेंट है कि इसमें हम इसकी चेन को जो है
वो ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है। ये सारी एक चेन है जो चलती है और तमाम की तमाम चेन जो है वो इसमें शामिल होती है। मैं खुदा ना खास्ता किसी को डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं दे रहा। मिन्हाजुल कौम जो है वो हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि इस लानत को कैसे ख़त्म करना है, और साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको ये अज़्म करना पड़ेगा कि हमें इस लानत से छुटकारा चाहिए, चाहे इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो। नहीं, ठीक है, वो बात दुरुस्त है, लेकिन ये अपना एहतसाब कैसे होगा? अपना एहतसाब मुमकिन भी है या नहीं है? आपने पहले भी एक बात बबांगे दोहल कही, ये भी बबांगे दोहल कह दीजिए कि ये पॉसिबल है कि हम अपना एहतसाब करेंगे, अपने अफसरान को सजाएं देंगे और उनके नाम सामने लाएंगे? देखिए, जिस मुल्क में अगर ये तय कर लिया जाए कि कानून की बालादस्ती हो तो फिर कोई इसमें मुज़ाकरा नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये काम नहीं हो सकता। जहाँ कानून की बालादस्ती की बात ना हो, जहाँ ज़ाती मफादात की बात हो, जहाँ पर जो है वो इतनी रकम इन्वॉल्व हो कि लोग जो है वो तमाम कानून को पसे-पुश रख कर सिर्फ और सिर्फ इस रकम का सोचें, तो मैं समझता हूँ फिर ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने मिलकर जो है, मैंने आपको फिर कहा कि इन तमाम अनासिर को, इस तमाम जुर्म को जो है वो ख़त्म करने के लिए जद्दोजहद करनी है। इसके बगैर जो है वो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चनोई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और मामला यही है इकरा, आमतौर पे जब हम छोटे होते थे ना, कुछ जो मिजाहिया शोज़ लगते होते थे, मोइन अख्तर साहब का भी लगा करता था और बाकी लोगों के भी लगते थे, वो कहते थे कि अगर आपको नशियात कहीं से नहीं मिल रही तो आप थाने चले जाएं, आपको वहाँ से लाजमी तौर पर मिल जाएगी। ये मिजाह में हम लोग सुनते हैं, अभी भी वो क्लिप वायरल हो जाते हैं, लेकिन अब ये रिपोर्ट तो वही कह रही है। हाँ, रिपोर्ट तो वही कह रही है। आप देखें कि फिर ये कितने अरसे से इस तरह की बातें जो हैं वो अगर मजाक में भी लोग ले रहे हैं तो फिर वो ये यानी कि हकीकत थी तो ये अब तक चलते आ रहे हैं। संजीदा मामला होता है जिसको तंज़ो मज़ाक के ज़रिए उजागर किया जा रहा होता है। खैर, हम उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट के बाद बाकायदा तौर पर कोई कार्रवाई की जाएगी और इन अफसरान को जो है सज़ा दी जाएगी। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पहले हम कराची के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, कुछ मनशियात फरोशों की बात कर रहे थे और पुलिस अफसरान की सरपरस्ती की बात कर रहे थे, लेकिन कराची का एक और बड़ा मसला जो कल भी हमारे सामने दोबारा से आया और आज भी हम देखें ना तो शहर कराची जो है वो पानी बिजली की तलाश में जो है वो उनके जो शहरी हैं वो मारे फिर रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ भी बारिश हुई और बारिश जब होती है लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन कराची वाले खुश होने के साथ ही उनके दिल में ये चीज़ आ रही होती है अभी बिजली चली जाएगी, अभी बिजली चली जाएगी, और कल ऐसा ही हुआ। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और अगर हम देखें तो पता चला कि बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है जिससे सिस्टम बैठ गया था और नेशनल ग्रिड में फ़नी ख़राबी के बायस कराची का बड़ा हिस्सा जो है वो बिजली से भी महरूम हो गया था। हाँ जी, और ज़राए ये बता रहे थे कि जाम शोरो हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई थी और जिसके बायस के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया था। 80% ग्रिड स्टेशन बंद हो गए इस दौरान के इलेक्ट्रिक के 1900 में से हम देखें तो 1400 फीडर्स ट्रिप कर गए थे। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस और FB एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी बंद रही थी। अच्छा, अब बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहरियों को शदीद गर्मी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही और पावर डिवीज़न का दावा था कि के इलेक्ट्रिक को बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल भी हो गई है। बिल्कुल, लेकिन सूरत हाल तो कुछ मुख्तलिफ थी क्योंकि देखा जाए तो शहरी तो घरों में परेशान थे क्योंकि बिजली नहीं आ रही थी और बिजली नहीं आ रही तो बिजली के बाद पानी का भी मसला और हो रहा था क्योंकि ये तमाम तर मसाइल जो हैं वो कराची के शहरियों को देखने पड़े। कल हम बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मतलब कि गुड मॉर्निंग तो हम आपको कह रहे हैं, इवनिंग आप लोगों की अच्छी नहीं गुजरी है। कराची में जो लोग मकीम है ख़ास तौर पे 80% इलाका बिजली से महरूम हुआ। ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या सिर्फ के इलेक्ट्रिक ज़िम्मेदार है? क्योंकि के इलेक्ट्रिक पर ही सारा कुछ आ जाता है, लेकिन हम भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, देखें, अगर के इलेक्ट्रिक क्या है, के इलेक्ट्रिक तो बेसिकली कराची का एक इदारा है ना। अब वो इदारा अगर एक प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। और अगर उसने 2005 से लेकर आज तक 16 साल में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और मुआहदे के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, जनरेशन,
और वो सप्लाई करने के काबिल नहीं है और उनके फीडर ट्रिप हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उस निजकारी कमीशन को, कि जो 2005 में था और जिसको 2009 में नज़रअंदाज करके मुआहदा किया दोबारा, और उसके बाद तमाम हुकूमतें इसमें शामिल हैं जो के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया को सपोर्ट करती हैं, इनकी ऑनर्स को सपोर्ट करती हैं और कराची के आवाम परेशानी में रहते हैं। मसलन कल जो नेशनल ग्रिड है उसमें अगर ये डिस्टॉर्शन आया तो भाई ये बताइए कि सारा इन्हिसार क्या नेशनल ग्रिड के ऊपर है? और यही बात तो हम कर रहे होते हैं कि 1400 मेगावाट ये नेशनल ग्रिड से ले रहे हैं और उसके बाद जो प्लांट बच जाते हैं थोड़े बहुत जो चलाते हैं वो गैस वाले प्लांट चलाते हैं, जो इनके ऑयल के प्लांट है वो चलाते ही नहीं है और लोड शेडिंग करते चले जा रहे हैं। आम हालात के अंदर भी ये तकरीबन 20 लाख सारिफिन 29 लाख में से ऐसे हैं जिनमें लोड शेडिंग होती है, जिसमें 7.5 घंटे की लोड शेडिंग भी होती है, 6 घंटे की और 3 घंटे की लोड शेडिंग भी होती है। 16 साल में ये लोड शेड फ्री नहीं कर सके, इन्होंने नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बढ़ाए। यानी अगर आप इनकी अपनी नेपरा की रिपोर्ट देखेंगे तो 9300 मिलियन यूनिट बनाए थे 2005 में उस वक्त की KESC ने, और इन्होंने 1000 बनाए, तकरीबन 11% इजाफा हुआ है जो यूनिट्स में, जबकि सारिफीन में 18 लाख से 29.5 लाख हो गए। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह की सूरत हाल है जिससे कराची के लोग जो है वो ओवर बिलिंग होती है। मीटर इनके तेज चलते हैं, कोई एक महकमा नहीं है जिसमें जाकर आप शिकायत कर सकें कि मेरा मीटर तेज चल रहा, आप KE के पास ही जाना पड़ेगा। जो इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर है वो नहीं है। तो आप मुझे बताइए, नेपरा अपना रोल अदा नहीं करता। इशू ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है, ये वाली PTI वाली भी, उससे पहले नून लीग वाली भी, उससे पहले पीपल्स पार्टी वाली भी, और MQM हर हुकूमत में शरीक रही है। और सपोर्ट इसलिए करते हैं कि जो के इलेक्ट्रिक की मालिक कंपनी है अबराज ग्रुप बेसिकली तमाम ये पार्टियों का फाइनेंसर है और बड़ी बड़ी डील्स हैं। तो किताबें छपती हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की किताबें आ गई हैं उनके जो सहाफ़ी हैं और आरिफ नकवी के ऊपर जो द की मैन के नाम से आप पढ़े, उसमें पता चल जाएगा इमरान खान ने आरिफ नकवी के खिलाफ इंक्वायरी करने से बशीर मेमन को रोक दिया और इसकी कोई तरदीद भी कोई नहीं कर पा रहा है। इल्जामात इसी तरह से जो है वो आरिफ नकवी जो है वो हाफिज साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये इल्जामात हैं, लेकिन हम एक और भी तो अहम मामला ये है कि शायद अब हमें आदत हो गई है कराची में रहते हुए कि यार ये तो होना ही है, इसको इतना सीरियस भी नहीं लिया जा रहा होता कि अब तो इनको हमने आदत डाल दी है इन सब चीज़ों की। अब क्या है, 4 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए शोर होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो इसमें हम कुछ सियासी तौर पर कुछ मामला कर सकते हैं, कोई तहरीक ही चलाई जा सकती है कि शायद कोई आवाज़ उठ जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में होता यह है कि इतना दबाओ, इतना जुल्म करो, इतना महंगाई इनके ऊपर लाद दो। अब 150 रुपए किलो दूध हो गया है, अब कल से 150 रुपए किलो दूध लेंगे कराची के लोग। इसी तरह से जो है वो पानी का शदीद तरीन बहराल है। नेमतुल्लाह खान के बाद एक कतरा पानी का इजाफा नहीं किया है तीनों चारों हुकूमतों ने। पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं और आप देखें K4 मंसूबे के लिए विफाकी बजट में एक पाई भी नहीं रखी गई और इमरान खान ऐलान कर रहे होते हैं कि K4 भी बनाएंगे, KCR यानी कराची सर्कुलर रेल भी बनाएंगे और मास ट्रांजिट भी होगा और फला भी होगा। बजट तो उठाकर देखो तो ये धोखा तो हमें मत दो। मरदमशुमारी हमारी गलत कर दी, आधा हमें गिन लिया, ऑफिशियली उसको नोटिफाई कर दिया, कोटा सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये आवाम पर इतना जुल्म करो कि वो जुल्म सहने के आदी हो जाए, लेकिन जाहिर है कोई और पॉलिटिकल पार्टी उसके मफादात हो सकते हैं, जमात इस्लामी तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए आप देख रहे हैं मुसलसल सड़कों पर हैं, कोर्ट में हैं, अदालतों में जा रहे हैं, नेपरा में जा रहे हैं। आज भी नेपरा की हियरिंग में हमारे नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं। कराची की कोई पॉलिटिकल पार्टी शरीक नहीं होती। ठीक है, और हम हर सतह पे जा रहे हैं और हम आवाम की अदालत में जा रहे हैं। 500 केवी के यार्ड पर जिस तरह से आसमानी बिजली गिरने से कहा गया कि जी हेस्को और के इलेक्ट्रिक को बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो गई, तातुल का शिकार रहा। इस मामले को अगर हम महज हादसा करार दें तो ये काफ़ी होगा? नहीं, देखें मेरा तो सवाल ये है कि इंटरनल सिस्टम भी तो है ना। जब मुआहदा हुआ था तो उसमें $361 मिलियन 3 साल में खर्च करने थे अबराज ग्रुप को, जो भी केस पावर था, जो कंपनी थी मालिक कंपनी। 361 मिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी रकम होती है, कोई उस वक्त के 50 अरब रुपए के करीब। उस वक्त उन्हें खर्चना ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका सही हो। नेशनल ग्रिड से प्रॉब्लम थी तो आपकी जनरेशन से जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम है, वो कैसे डिस्टर्ब हो गया? अगर 1400 मेगावाट डिस्टर्ब था, आधा शहर डिस्टर्ब हो जाता, बाकी तो आप चलाते, पूरा शहर कैसे बंद हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे तो पकड़ाई में आती है ना बात कि आपका अपना सिस्टम तबाहाल है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ट्रिप कर जाता है सिस्टम, बारिश होती है, ट्रिप कर जाता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है, बदतरीन सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये अहले कराची हैं जो भुगत रहे हैं और सारी हुकूमतें के इलेक्ट्रिक का साथ दे रही हैं, कराची के अवाम का साथ नहीं दे रही है। इसीलिए हम अवाम की अदालत में निकल रहे हैं और तहरीक चला रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा आप साहब, आपके पास क्या है, इसका कोई आसान हल है हमारे पास कि चलें हल निकल आए किसी तरह से जो आप तजवीज़ कर सकें?
देखिए सिंपल बात है, गवर्नमेंट अगर वाकई ईमानदारी से कराची के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की खैरख्वाह है तो फौरी तौर पर इनका लाइसेंस कैंसिल करे, इसलिए कि अब कोई जवाब नहीं है इतनी लूट मार के बाद और इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद कि इनको कंटिन्यू किया जाए। 51% शेयर्स जो है उसके बाद पहले कौमी तहवील में ले, 51% शेयर्स गवर्नमेंट अपने पास रखे और उसके बाद 49% शेयर्स के लिए कंपनियों को इन्वाइट करे और कंपटीशन पैदा करे, कंपटीशन पैदा करे, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और अपना ट्रांसमिशन की कंपनियां इन्वाइट करे, उनमें कंपटीशन होगा, वो अच्छा काम करेंगे, आपका चेक एंड बैलेंस होगा, आपके पास इख्तियार ज्यादा होंगे, जब चाहेंगे किसी की छुट्टी कर देंगे, मोनोपोलाइज नहीं होगा। ये स्ट्रेटेजिक एसेट होते हैं हमारे, इनको मोनोपोलाइज नहीं किया जा सकता। कोर्ट में ये बात चल रही है, नेपरा में चल रही है, लेकिन सब मिलकर सपोर्ट कर रहे होते हैं के इलेक्ट्रिक को। पता नहीं क्या गिदड़ सिंह है उनके पास, नेपरा भी उनके साथ है, विफाकी हुकूमत भी उनके साथ है, पीपल्स पार्टी अभी बात कर रही है, पहले उसने उसका साथ दिया था। ठीक है आप साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। खैर कराची वालों को बड़ी मुश्किल सामना करना पड़ा और हमने देखा, और अक्सर औकात ऐसा ही होता है जब बारिश ज़्यादा हो रही होती है, एक तो पानी ज़्यादा आ रहा होता है, वो तो हमें पता ही है उस फिलॉसफी का, लेकिन उसके साथ मामला ये है कि ये बिजली के मसाइल जो पैदा हो जाते हैं, बिजली चली जाती है और दीगर कई मसाइल हैं, हम हमेशा बारिश के अंदर देखते हैं, उनको रिपोर्ट तो भी बड़ी करते ख़राब है हमजा कि देखें जाए कि एक इतना बड़ा सिस्टम इतना बड़े शहर का कि खाली सिर्फ अगर बारिश हो जाए या जिस तरह से उन्होंने बताया कि 25 अगर डिग्री सेंटीग्रेड तक वो एक है कि दर्जा हरारत वहाँ तक हो जाए, वो कह रहे थे कि 35 तक 35 से ऊपर चला जाए, मतलब उसकी बात कर रहे थे। ऊपर मतलब चला जाए तो भी मतलब ट्रिप हो जाता है, निज़ाम मतलब इतना बुरा है, उसका सिस्टम इतना ख़राब किया हुआ है। खैर इसमें कुछ जो है जो अवाम की मुश्किलात हैं वो जो है नहीं होनी चाहिए, अवामी मुश्किलात का कोई इजाला होना चाहिए, कोई हल होना चाहिए। खैर हम मईशत की कुछ बात कर लेते हैं। हुकूमत के पास सब अच्छा की रिपोर्ट है और जो नंबर्स भी सामने आते हैं, जो अदाद-ओ-शुमार भी सामने आते हैं, उसमें यही नज़र आ रहा होता है कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। अब चेयरमैन FBR डॉक्टर अशफाक ने कहा है कि रवा माली साल के पहले 2 माह में 850 अरब रुपए की टैक्स वसूली की और टैक्स वसूली में 41% का इजाफा हुआ है, जो कि खुशाइंद है। बिल्कुल, और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन FBR का कहना था कि इस साल अगस्त में 434 अरब का टैक्स जमा हुआ, जो मुकर्ररा हदफ से 85 अरब जायद है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने भी इस हवाले से जो मुकर्ररा हदफ है उससे ज़ायद टैक्स वसूलियों पर इजहार मसरत किया है। उन्होंने ट्वीट की थी, उन्होंने उम्मीद की कि रवा माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ हम आसानी से पूरा भी कर लेंगे। बिल्कुल, और टैक्स वसूलियों के मामले में उन्होंने कहा कि इसके इजाफे की खबरें सुनाकर इस तरह की हुकूमत जो है वो अपनी मुआशी कामयाबी पर नासा है, मगर हुकूमत को उन्होंने कहा कि कोई ये भी बताए कि अवाम का जो असल मसला है वो क्या है, वो है महंगाई का, जो कि इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मेन जो इशू है वो यही है कि महंगाई है, उनको इससे नहीं ये सारी चीज़ें जब शेयर की जा रही होती है ना इकरा, उस वक्त वज़ीर आज़म साहब खैर बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि महंगाई के ऊपर मेरी कड़ी नज़र है और मेरी अब सारी काविशें ये हैं, मैं बात भी कर रहा हूँ, मैंने अपनी मुआशी टीम से भी कहा है कि किसी तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब आम आदमी की हम बात कर रहे हैं, जब वो ये सुनता है कि जी कि ये भी चीज़ बेहतर हो गई, वो भी चीज़ बेहतर हो गई, तो मेरे हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे, मेरा किचन बेहतर क्यों नहीं हो रहा, महंगाई होती जा रही है, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, मेरी आमदनी नहीं बढ़ रही है। और अब हम देखें मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान मुसलसल जारी है। अगर हम गुज़श्ता माह अगस्त में महंगाई की शरह की बात कर लें, उसमें भी मामूली इजाफा हुआ, लेकिन इजाफा हुआ, और आम इस्तेमाल की अशिया की जो कीमतें हैं वो अब लोगों की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। और अब लोग यही बात कर रहे हैं कि किसी तरह महंगाई कम हो जाए तो बाकी जो अदाद-ओ-शुमार बेहतर हो रहे हैं वो भी हमें लगेगा कि बेहतर हो रहे हैं। अब डॉलर का हम देखें, बिल्कुल डॉलर को देख लें, उसकी प्राइस जो वो मतलब जो वो अगर पाकिस्तानी की हम देखें, पाकिस्तानी रुपए की कदर जो है उसमें मुसलसल कमी हो रही है, डॉलर की ऊंची उड़ान है और वो जो है थमने का नाम भी नहीं ले रही है। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 11 माह की बुलंद तरीन सतह 166 रुपये से भी तजावुज़ कर गया था। ये मतलब सूरत हाल है, इसको पाकिस्तानी रुपया जो है वो डी वैल्यू हो रहा है। और हमें ये पता है कि जब डॉलर जो है उसकी कदर में इजाफा हो रहा होता है तो महंगाई का एक नया तूफ़ान भी आ रहा होता है। हम बात करेंगे माहिर टैक्स ज़िशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान मर्चेंट साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो ये है कि जुलाई अगस्त के दौरान टैक्स टारगेट से ज़्यादा हासिल होना कितना हौसला अफजा है, और पहले तो इस पे बात कर लेते हैं जो वज़ीर आज़म साहब ने भी ट्वीट की। आपको लग रहा है कि ये रुझान आगे भी जारी रहेगा? जी वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। देखिए ये बड़ा देखा जाए तो एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान का जो भी टैक्स टारगेट मंथ ऑन मंथ सेट किया जा रहा है इस वक्त तो वो अचीव हो रहा है। यानी शुरू के पहले माह में भी हमने अचीव किया, दूसरे माह में भी हमने अचीव कर लिया टारगेट, और पिछले जो जून का टारगेट था उससे तकरीबन 25% हमने ज़्यादा अचीव किया। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है और ये उस बात की गमाज़ी करता है कि जो टैक्स टारगेट
तय किए गए हैं इस साल के लिए 5,800 अरब, हम उसकी तरफ न सिर्फ गामजन है बल्कि अगर ट्रेंड अगर यही रहा तो इंशाअल्लाह वो टैक्स टारगेट्स को अचीव करने में हमें खासी मदद मिल जाएगी। ऑब्वियसली जो शुरू के महीने होते हैं उसमें टारगेट्स को कोई बहुत ज़्यादा हायर साइड पे नहीं रखा जाता, क्योंकि सबको पता है कि जुलाई और अगस्त और सितंबर जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो स्लो होता है और उसमें जो है टैक्स टारगेट्स को बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाता। बट इन एनी वेज जो ये टैक्स टारगेट रखे गए हैं इन 2 महीनों के, और ये जो 2 महीनों के रखे गए थे उसको ना सिर्फ अचीव किया बल्कि उसको एक अच्छे मार्जिन से अचीव किया, तो एक बहुत खुश आइन बात है ये। और ये हमारी जो रेवेन्यूज है उसमें हमें कलेक्शन में बड़ा फायदा हुआ है। अच्छा ज़ीशान मर्चेंट साहब, नाक़दीन का कहना है कि दरामदाद बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से टैक्स ज़्यादा बढ़ा है और इसमें हुकूमत की कोई कारकर्दगी शामिल नहीं है, आपकी क्या इसमें राय है? देखिए ये मिक्स व्यू हो सकता है, यकीनन इसमें दोनों बातें हैं कि एक तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में जो पिछले कुछ माह से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यकीनन उसने अपना कंट्रीब्यूट किया है। और इसके अलावा ऑब्वियसली जैसे भी आपने बात की थी डॉलर की प्राइस जो बढ़ रही है, उससे भी ये जो टैक्स की कलेक्शन होती है ये पीकेआर में होती है, तो जो भी इंपोर्ट वैल्यू होती है उसको डॉलर से पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाता है और उसको कन्वर्ट करने के बाद उस पे पाकिस्तानी रुपए में टैक्स हासिल किया जाता है। तो एक यकीनन वजह ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो पिछले साल कोविड के दौरान जो टर्फ फाइनेंसिंग हुई थी उसके तहत जो इंपोर्ट मशीनरी हो रही है या जो उसके तहत जो टारगेट्स हमने सेट किए थे, एक वो भी चीज देखें कि वो यानी इंपोर्ट बराए इंपोर्ट नहीं है, ये इंपोर्ट होगी जो डिलीवर करेगी। आप ये देखेंगे कि आप पाकिस्तान जो है अपना एक्सपोर्ट के टारगेट्स को भी मीट कर रहा है, एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान की बढ़ रही है, तो यकीनन इसमें पार्ट जरूर इसका है, लेकिन ये पूरा पार्ट इंपोर्ट प्ले कर रही है, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। ठीक है ज़ीशान साहब, दूसरा मामला भी है, जब भी हम इस तरह के मुस्बत अशारिये देख रहे होते हैं तो फिर बात ये हो रही होती है अवाम की। अवाम का क्वेश्चन अपने किचन से बाहर नहीं निकल रहा होता, क्योंकि उनके लिए तो पूरी मईशत उनका किचन ही होता है और उसी पर ही उनकी मईशत ख़त्म हो जाती है, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। अब आम तौर पर यह तासुर भी पाया जाता है और अपोजिशन की जानिब से भी ये तासुर जो है इसको उभारा जा रहा है कि पैसे जितने भी आप रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, टैक्स इकट्ठा आप कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर इजाफी बोझ डालकर इकट्ठा किया जा रहा है और जवाब में हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि हाँ इजाफी बोझ डाला गया है इसलिए रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गई है, या फिर ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया गया है इसलिए जो है टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ती चली जा रही है? इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि यकीनन प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, कमोडिटीज़ की बढ़ रही है, क्योंकि आपकी जो इंपोर्ट जो हो रही है, आपकी ना सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, आपकी जो है फूड आइटम्स भी इंपोर्ट हो रही हैं और इंटरनेशनली इनकी प्राइसेस बहुत हायर साइड पे है। अगर आप पिछले पूरे 1 साल का अगर मुआवजा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो एसेंशियल कमोडिटी आइटम्स हैं उनकी इंटरनेशनली प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। तो एक तो उस वजह से जो है कि इन्फ्लेशन या फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, और दूसरा उसकी अगर उसका फ्लिप साइड देखें तो पाकिस्तान की जो आबादी है उसके तनासब से 1% लोग भी टैक्स नहीं देते। तो अब वो टैक्स का टारगेट कहीं ना कहीं से तो कलेक्ट होना है, तो वो ट्रांसमिट होता है इनडायरेक्ट कलेक्शंस में या इनडायरेक्ट टैक्सेस जी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन 30 लाख के करीब टैक्स फाइलर्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें से तकरीबन 12 से 14 लाख वो लोग हैं जो तनख्वाहदार तबका है, जो सैलरी टैक्स और टैक्स पेयर्स तो बहुत कम है। तो जब तक इसका क्वांटम नहीं बढ़ेगा एक अच्छे लेवल तक, देखिए दुनिया में 100% तो कोई भी कॉम टैक्स नहीं दे। अगर आप एक रीजनल कंपैरिजन करें तो हमारे मुल्क के जो अतराफ के ममालिक हैं, जिसमें अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करें तो इंडिया की जो आबादी के जो तनासब से जो लोग टैक्स देते हैं वो तकरीबन 4 से 5% के करीब लोग टैक्स देते हैं, जबकि पाकिस्तान का जैसे मैंने आपको बताया 1% से भी कम है। तो अगर इसको 1% से अगर आप बढ़ा के 4% कर दें तो इस वक्त जो 30 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं वो तकरीबन अगर 90 लाख या 1 करोड़ भी हो जाए तो आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन जो है उस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और ना सिर्फ इससे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इन्हिसार मुल्क में कम होगा, तो जब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो इन्हिसार जब कम होगा तब यकीनन जो एक आम आदमी है उसके लिए चीजें सस्ती भी होना शुरू हो जाएंगी और उसकी खरीद भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और उसके
केसेस पे जो है इन्फ्लेशन जो है कम हो सकता है। अदरवाइज अगर ये हर कोई अपना टैक्स लायबिलिटी को प्रॉपरली नहीं डिस्चार्ज करेगा तो मैं नहीं समझता कि ये नियर फ्यूचर में कोई बहुत ज्यादा प्राइसेस कम होगी। हाँ जरूर कम होगी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस भी सेटल होना शुरू हो गई है। सही है। तेल की प्राइसेस की अगर आपने पिछले हफ्ते देखा हो तो कुछ अर्से तक कम होती रही, थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन अब फिर डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, तो उससे फर्क जरूर पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ज़ीशान मर्चेंट साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। और मुस्बत अशारिये जो हैं वो खैर अगर देखें मुल्की मईशत के लिए तो बेहतर हैं ही हैं, और जब आवाम तक ये तमाम फ़वाइद पहुँचना शुरू हो जाएंगे, इसके समरात पहुँचना शुरू हो जाएंगे, तब असल में आवाम को पता लगेगा कि हाँ सही समत पर गामज़न है पाकिस्तान की मईशत। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, बहुत सारी जो माएँ इस वक्त देख रही होंगी मुझे, और वैसे भी जो मतलब खालाएँ वगैरह भी होती हैं वो सब भी लोग देख रहे थे। जब बच्चा बोलना शुरू करता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। इसमें दादा दादी को भी शामिल कर लें, नाना नानी को भी शामिल कर लें। लेकिन जब वो पहले बच्चा जो पहला लफ्ज़ बोलता है ना, उसका लोगों की सारी जो अटेंशन होती है सारी उस पर होती है कि पहला वर्ड क्या बोलेगा, और सारी जिंदगी याद रहता है। माएँ पूरी जिंदगी बताती रहती हैं कि जी कि इस बच्चे ने पहला लफ्ज़ ये बोला था, इसने ये बोला था। अच्छा, जैसे आज का जो है ना मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे खुद भी बड़ी खुशी हो रही है। जैसे जरने जो है वो 6 मंथ्स की हो गई है, तो उसने पहला वर्ड बोला माँ माँ, मतलब करके ना वो बोलना शुरू हो गई। लाइक मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये पता नहीं अब ये वर्ड पहला बोला, ये भी हम आज जानेंगे कि पहला वर्ड वाकई में उसने ये बोल दिया है, या फिर ये मुझे लग रहा है उसके साउंड से कि वो मुसलसल हर टाइम ये बोलती रहती है, शायद वो ऐसे मम्बल करती है। लेकिन अब बच्चे सही तरह से कब मतलब प्रॉपर कब बना 90% बच्चे मामा ही बोलते हैं, शायद ज्यादा करीब रहते हैं और माएँ बातें करती रहती हैं, तो मुझे भी लगता है इसे मैं तो सिखाती यही हूँ, मुझे लगता है उस वजह से उसने सीखा। लेकिन अब हर एक होता है कि पहला लफ्ज़ क्या बोलेगा, तो जब उसने ये बोला तो सारे कहते हैं कि अच्छा इसने पहला ये बोल दिया, हम तो सोच रहे थे बाबा बोलेगी। बाप को बहुत बुरा लगता है ना। बाकी सारे भी कहते हैं हमें तो लगता है बाबा बोलेगी, लेकिन उसने मामा बोल दिया। लेकिन बड़ा अच्छा एक एहसास होता है। इसके साथ एक अहम और चीज़ भी है कि हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चे ने पहला लफ्ज़ ये बोला, फिर कुछ पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे होते हैं और बच्चा पहला लफ्ज़ अदा नहीं कर पा रहा होता। और आमतौर पर एक बच्चा पैदाइश के 1 साल के अंदर अंदर छोटे छोटे अल्फाज बोलना शुरू कर ही देता है, और जो उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है बच्चे की सलाहियत में इजाफा होने लगता है। मगर हमारा मेन कंसर्न वो पेरेंट्स हैं, वो बच्चे हैं, हम उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे जो देर से बोल रहे हैं। बिल्कुल, और कब मतलब पेरेंट्स को ध्यान देना होगा कि उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है वो टाइम कि बच्चे कब उनके नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर वर्डिंग जो है या वो वर्ड एक जो है प्रोनाउंस नहीं किया, या एक पूरा सेंटेंस वो अपनी जिस उम्र में बोलना होता है उनको, जैसे 2 साल की उम्र है कि उसमें वो अल्फाज अदा करके एक जुमला बोल रहे होते हैं, 3 साल की उम्र तक वो अगर नहीं बोल पा रहे तो फिर परेशानी का बायस बन सकती है वो चीज़। और पेरेंट्स को चाहिए कि उनके ऊपर ध्यान दें और उस वक्त वो अपने डॉक्टर है जो मौलज है उससे राब्ता करे, उससे रुजू करे। अच्छा, अक्सर पेरेंट्स ये भी शिकायत करते हैं कि जी कि हमारा बच्चा सुनता है और सर से रिस्पॉन्ड करता है, इशारों से बता देता है कि ये बात है। जब आप उसको आवाज़ दे के कोई बात समझाते हैं कि जाके ग्लास ले आओ तो वो ग्लास ले आता है, ये चीज़ रखा हो तो वो रख देता है, अंडरस्टैंड करता है आपकी बात को, लेकिन वो उस तरह से बोल नहीं रहा होता। कुछ लोग कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा सुस्त है कि ये इतना तकल्लुफ़ ही नहीं कर रहा कि ये कुछ अल्फाज अदा करे। लेकिन क्या ये बात इतनी मजाक में डाल देने वाली है या इसको संजीदा लेना चाहिए, और कब संजीदा लेना चाहिए, आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ स्पीच थेरेपिस्ट महरीन तारिक मौजूद है। महरीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महरीन, हमने पहले तो बात बड़ी खुशी होती है जब बच्चा पहला लफ्ज़ बोल रहा होता है, लेकिन बहुत परेशानी हो रही होती है जब बच्चा या तो कम बोल रहा होता है या पहला लफ्ज़ नहीं बोल रहा होता या अपनी उम्र के बच्चों की तरह बात नहीं कर रहा होता। परेशानी कब होनी चाहिए पेरेंट्स को और फिर क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जैसे आपने स्पीच डिलेज की बात की, तो इससे पहले मैं एक टॉपिक को डिस्कस करना चाहूँगी, वो है ऑटिज़म। ये एक ऐसा मसला है जो अब बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया हुआ है। इट्स अ डिज़ीज़ ऑफ कम्युनिकेशन बच्चों में, और इसको उतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हाउ टू हैंडल। तो थोड़ी सी इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि ये क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं।
ऑटिज़म एक्चुअली 5 डिसऑर्डर्स, 5 डिजीज़ से मिलकर नाम दिया गया है इस बीमारी को, जिसके अंदर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ऑटिज़म है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर है, उसके अलावा रीड डिसऑर्डर है, डिफरेंट डिसऑर्डर्स से मिलकर बना है। और इसका बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ इस डिज़ीज़ में होता क्या है कि बच्चों को कम्युनिकेशन में ट्रबल होता है बहुत ज़्यादा, और बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। एक वर्बल कम्युनिकेशन है जो हम बोल कर बता देते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आई कांटेक्ट से, हैंड जेस्चर से, जो हम अपनी बॉडी से इंडिकेट करते हैं, वो बच्चे इस चीज़ में लैक करते हैं बहुत ज़्यादा। वो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होते हैं, अब वो एक ही रूटीन के आदी होते हैं, एक ही टॉय को खेलना पसंद करते हैं, एक तरह से खेलना पसंद करते हैं, एक तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। अगर उनकी रूटीन और ये सब चीज़ें चेंज कर दी जाएँ तो वो बहुत इरिटेट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, और पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चा बहुत बदतमीज़ हो रहा है। एक्चुअली वो बदतमीज़ ही नहीं होता, उसको खुद समझ नहीं आ रही हैंडल कैसे करना है न्यू चीज़ों को, वो वेलकमिंग नहीं होता बिल्कुल भी। और जैसे कि अब इसके कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं कि एक आम बंदा, एक आम माँ जो इतनी क्वालिफाइड नहीं है, या पेरेंट्स, वो घर में इस चीज़ को फिगर आउट कैसे करें कि क्या हमारे बच्चों को ऑटिज़म है या हमारा बच्चा बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल है, बस इसका स्पीच डिले है। उसके भी बहुत से रीजंस होते हैं। फिगर आउट कैसे करने के, जो ऑटिज़म का बच्चा है ना, वो बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैपिंग करता है, ऐसे अपने हैंड्स फ्लैप करता है या ऐसे हैंड्स फ्लैप करता है। उसके अलावा वो रोटेशन वाले काम बहुत ज़्यादा करता है। मीन्स अगर अपनी कार टॉय से खेल रहा है तो अपने कार के टायर को वो रोटेट करे जा रहा है, या अगर वो एक एक्टिविटी कर रहा है तो उसको करे जा रहा है, डोर को ओपन कर रहा है, क्लोज़ कर रहा है, ओपन कर रहा है, क्लोज़ कर रहा है, रिपीट कर रहा है एक्शंस को। और उसके साथ साथ वो सोशली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, उसको एक ग्रुप में खेलना पसंद नहीं है, उसको अलग रहना पसंद है, उसको न्यू चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उसके लिए चीज़ों को चेंज करें तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप इस चीज़ से फिगर आउट कर लेंगे कि हमारे बच्चे को हो सकता है कि ऑटिज़म हो, लेकिन द राइट एज ऑफ डायग्नोसिस, जिसमें कि एक बच्चे को डॉक्टर कह सकता है कि इसको ऑटिज़म है, वो 3 इयर्स है। 3 इयर्स से पहले डॉक्टर या कोई भी साइकियाट्रिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट ये नहीं कह सकता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है, क्योंकि ऑटिज़म के अलावा और भी स्पीच डिलेज में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी सबसे बड़ी कॉज है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। आप बच्चों को जब स्क्रीन बहुत ज़्यादा देते हैं, अब देखिए जैसे हम लोग हैं, हम बात कर रहे हैं तो हमें बात करनी आई है, हम अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे सोशली, हमारी कोई पेरेंट्स नहीं है, हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो हमें सोशल मिंगल करना आता ही नहीं है। हम सिर्फ स्क्रीन के पीछे हैं, या जो भी डिवाइस, गैजेट, कार्टून्स कुछ भी देख रहे हैं, तो हम उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा समझेंगे उस चीज़ को। यहाँ पर एक पॉइंट आता है हेयरिंग और लिसनिंग का। हेयरिंग जो होती है ना, वो हम अपने कानों से करते हैं, लेकिन लिसनिंग जो है वो बच्चा अपने ब्रेन से करता है, हम सब भी। तो कार्टून्स और उन चीज़ों के टुवर्ड्स बच्चा जो है वो ज़्यादा समझ जाता है चीज़ों को, और इस चीज़ की तरफ माँ बाप की तरफ अच्छा, मेरी जिस तरह से एक जो पॉइंट है वो हमजा ने जिस तरह से रेस किया स्टार्टिंग में कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि अगर आप उनको कुछ भी कह रहे हैं कि ग्लास ले आओ, प्लेट रखाओ, या इस तरह की कोई करें, तो वो उसको उसके ऊपर कर रहे हैं, एक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर चीज़ों को मान रहे हैं, लेकिन मुंह से कुछ लफ्ज़ अदा नहीं कर रहे हैं। और अगर हम ये बात कर लें 1.5 से 2 साल की उम्र के दौरान बच्चा जो है वो इस तरह इस काबिल हो जाता है कि आपको रिस्पॉन्स कर रहा हो, तो उसी के वजह कि वो बोल क्यों नहीं रहे होते सही तरह से मुँह से। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हम इधर ऑटिज़म की डिज़ीज़ में मुब्तला बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, और एक हम एक नॉर्मल बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जिसका स्पीच डिले है। ऑटिज़म वाला बच्चा तो जैसे एक डिज़ीज़ है, वो इसका शिकार है, तो 3 साल तक उसको देखा जाएगा कि वाकई ऑटिज़म है। अगर सिर्फ उसका स्पीच डिले है तो इसका बहुत कभी इम्कान है कि उस बच्चे का पेरेंट्स से उतना इंट्रैक्शन नहीं है, उसको बोलना नहीं आ रहा। एक तो ये कि उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि वो लैंग्वेजेस में कंफ्यूज हो रहा है कि स्क्रीन पे वो देखता है इंग्लिश लैंग्वेज, कार्टून उसके पोइम्स उसकी सारी इंग्लिश में है, घर पे उर्दू बोली जाती है, बुजुर्ग आ जाए वो पंजाबी भी बोल लेते हैं, पश्तो भी बोल लेते हैं। तो अब जो बच्चा जो भी पहला कदम रख रहा था कम्युनिकेशन वर्ल्ड में, उसको समझ नहीं आ रही है अब उसने मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या चूज़ करना है, उसने इंग्लिश करनी है, उर्दू करनी है, पश्तो करनी है। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास बच्चे को लेके जाने की ज़रूरत है। वो आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स गाइड करेगा जो आप फॉलो करेंगे घर में, पेरेंट्स फॉलो करेंगे तो बच्चा अपनी एक लैंग्वेज चूज़ कर पाएगा, और जब वो चूज़ कर लेगा वो बोलने लग जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि स्पीच उसका इसलिए डिले है कि उसका स्क्रीन टाइम आपने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो जो थेरेपिस्ट हैं वो भी आपको यही कहेंगे, और उनके पास आप जो आपने सारी बातें बताई, आपने 3 साल के हवाले से भी बताया, ऑटिज़म के बारे में भी बताया कि कोई भी स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, सेकेंड हो गया, वो डील नहीं करेगा, वो बच्चे को भी जो है मॉनिटर कर रहे होंगे। तो 3 साल तक यानी कि पेरेंट्स को शायद खुद ही देखना होगा। तो उन पेरेंट्स को मशवरा आप क्या दे रही हैं कि
डिले है स्पीच में या ऑटिज़म है, उनको तो दोनों बातें ही नहीं पता। उनको अब करना क्या चाहिए? बच्चा 1.5-2 साल का हो गया, बच्चा पूरे जुमले नहीं बोल रहा है, अब क्या करें पेरेंट्स? पेरेंट्स पहले 4 से 5 चीज़ों पे गौर करें कि जेनेटिकली तो हमारे ख़ानदान में ये मसला नहीं था कि कोई साइकेट्री इशू हमारी फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं था, कोई फैमिली में मेंटली रिटार्डेड बंदा रह चुका हो या साइकेट्री इश्यूज़ में मुब्तला रह चुका हो। दूसरी चीज़ ये कि क्या उनकी कज़न मैरिज तो नहीं है, अगर कज़न मैरिज है तो कभी इम्कान है कि बच्चा इस तरफ जा सकता है। तीसरी चीज़ कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसने जब रोना था, वो रोना उसने अपना फर्स्ट क्राई टाइम पे नहीं लिया, और उसके बाकी माइलस्टोन्स भी डिले हैं। उसका खेलने का माइलस्टोन, उसकी जो बच्चे की बेसिक माइलस्टोन्स है वो डिले आ रहे हैं ना, तो बस वहाँ पर वो अपने आप को अलर्ट कर ले और उनको ये पता है चाहे वो 1.5 साल का है, वो 2 साल का है, खुद नहीं देखना है आपको। जैसे फिगर आउट हो रहा है देयर इज़ अ प्रॉब्लम, गो टू द स्पेशलिस्ट, गो टू डॉक्टर, गो टू थेरेपिस्ट, और वो नॉन फार्माकोलॉजिकल उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ऑटिज़म की एज सच मेडिकेशंस नहीं होती हैं अगर कोई बड़ी स्वेयर केस हो, अदरवाइज़ वक्त के साथ साथ ये डिज़ीज़ का असर कम होता जाता है। और नॉर्मल बच्चों में भी इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें वो डिफरेंट थेरेपीज़ करवाते हैं। आजकल ऐसी वर्चुअल गेम्स आ गई हुई हैं जो बच्चों को वो खिलाते हैं और उससे बच्चों को क्लासरूम में कैसे इंटरेक्शन करना है, प्ले ग्रुप्स में कैसे जाना है, खेलना कैसे है, वो सब कुछ उनको आता है। एफ़र्ट माँ बाप की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर बच्चा देर से बोल रहा है तो समझ जाएं कि आपकी पेरेंटिंग में गलती आ रही है। अगर ऑटिज़म की तरफ जा रहा है तो यहाँ आपको स्वेयर और सीरियस एक्शन लेने की ज़रूरत है कि फ़ौरन अपने जो भी आपने डॉक्टर रखा हुआ बच्चे का साइकेट्री से लिंक या थेरेपिस्ट से लिंक, मस्ट उसके पास जाएं और ही विल रिकमेंड, और अपने बच्चों को तवज्जो दें, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। और एक चीज़ लास्ट में मेंशन करना चाहूँगी, आप बच्चों के साथ गुगू गागा लैंग्वेज में बात बिल्कुल भी मत करें। मीन्स मेरा छोना बच्चा खाना खा लिया था, ऐसे बात नहीं करनी। आप उसको सही तरह से बात करें, बेटा आपने खाना खा लिया था। जब आप ही लैंग्वेज नहीं सही बोल रहे तो बताएं बच्चा कैसे पिक करेगा? आपने ठीक बोलना है, वो बच्चा है, उसको समझ आ रही है, तो आपने उससे कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी और तवज्जो देनी है इस चीज़ पे। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से कर रही थी, बड़ा अहम इशू है। और आजकल हम देख रहे हैं बच्चे शायद ज़्यादा कार्टून्स देखते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। कुछ बच्चे तो वैसे बहुत जल्दी माशाल्लाह बोलना शुरू हो रहे हैं और कुछ जो हैं उनमें वाकई डिले स्पीच का जो है प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा होता है ना, स्क्रीन पर वो देख रहे हैं, कुछ पेरेंट्स बोल भी रहे हैं ना, वो अपने सर से हिला के जवाब दे देंगे। वो मुंह से बोलना जो है ना इतनी ज़हमत नहीं करते हैं, वो इतने ज़्यादा स्क्रीन में होते हैं। और हमारे लिए भी तो आसान है ना कि बच्चों को स्क्रीन पे कुछ कार्टून्स लगा के दे दिए और फिर हम जो मर्जी कर रहे हैं, बच्चा तो वहाँ से हिलेगा ही नहीं ना, बच्चा तो वहीं पे बैठा रहेगा। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, इनको फिर से सोचें कि हम बच्चे को क्या माहौल मुहैया कर रहे हैं और फिर हम उससे जवाब में चाह क्या रहे हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए ख़ास तौर पे जो माएँ हैं वो तवज्जो दें ज़्यादा बच्चों को, और उनसे बातचीत जितनी कम्युनिकेशन करेंगे तो वो उतनी जल्दी उनकी जो है वो बोलने के जो है मरहला वो स्टार्ट हो जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं अब, और हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान अब कर दिया गया है। और इब्तदाई हम जो खिलाड़ी हैं उनमें जगह बनाने वालों की बात करेंगे। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार खान फिर से एक बार टीम में शामिल हो गए हैं। खुशदिल शाह की भी कौमी स्क्वाड में खैर वापसी हुई है। इसके अलावा जाहिद महमूद बिलाखिर, शाहनवाज धानी बिलाखिर, मोहम्मद वसीम जूनियर और विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। बिल्कुल, जबकि अगर हारिस सुहेल, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और सुहेब मकसूद की बात की जाए तो उन्हें स्क्वाड में जगह नहीं मिली है, वो या जगह नहीं बना सके। कौमी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, हारिस रऊफ, हसन अली, फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान समेत विकेट कीपर मोहम्मद हारिस और मोहम्मद हसनैन समेत जो दीगर खिलाड़ी हैं उनको भी शामिल किया गया। मोहम्मद नवाज़ भी हैं और मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं, साउद शकील भी आए हैं इसमें, और अब हम उम्मीद करेंगे उनको चांस भी मिल रहा होगा। शाहीन शाह अफरीदी हैं, शाहनवाज धानी को चांस दिया गया है, देखेंगे कि वो खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। उस्मान कादिर हैं, जाहिद महमूद को भी शामिल कर लिया गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ़ार साहब। गफ़ार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गफ़ार भी कैसी टीम है ये, आप क्या देख रहे हैं कि कुछ हमने गलती की है इसके अंदर या यही बनती थी? और ख़ासतौर पर इफ्तिखार की वापसी के ऊपर कल से बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे हैं। जी, वो ड्रॉप क्यों हुए थे ये भी नहीं पता, उनकी वापसी किस बुनियाद पर हुई है ये भी नहीं पता, और आई थिंक कन्फ्यूजन क्योंकि अगर आप देखें जिन लोगों को आप ड्रॉप करते हैं उनको आप खुद ही वापस ले आते हैं। खुशदिल है, इफ्तिखार है,
इसी तरह आप देखें कि शाहनवाज धानी पहले टेस्ट में चले आते हैं T20 परफॉर्मेंस पर, अब वनडे में आ गए हैं, तो क्लैरिटी नहीं है। अगर आप देखें अब्दुल्ला शफीक ने एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है, उसकी बेस पे वो अब वनडे टीम में आ गए हैं। शान मसूद की 50 रन की एवरेज है, वो आपके पास एक बहुत ही एक्सपीरियंस ऑप्शन है। दूसरा, सरफराज अहमद का क्या कसूर है? मतलब आपने पहले उनको बतौर T20 कप्तान, जब वो नंबर 1 थे, आपने उनको हटाया, उसके बाद 2 साल तक जहाज में घुमाते रहे, लेकिन उनको खिलाया नहीं, और आखिर में आके आप वर्ल्ड T20 से एक सीरीज पहले उन्हें ये ड्रॉप करके ये कह रहे हैं कि मोहम्मद हारिस जो है ना, वो उनको हम एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, उनको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो भाई आप एक साल से क्या सोच रहे थे? दूसरा, ये कहाँ होता है दुनिया में कि आप जो है वो साबिक कप्तान को ड्रॉप कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम का 8 मिनट का वीडियो है हमजा, जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं किसको लाया हूँ, किसको नहीं लाया। आपने एक मर्तबा सरफराज अहमद का जिक्र तक नहीं किया। आप क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे थे? आपकी एक्सप्लेनेशन किसके लिए थी? आपको बताना चाहिए था कि सरफराज अहमद जो साबिक कप्तान हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स को ये बता रहे हैं कि कल को आप कप्तान बन जाएं, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दें, लेकिन हम जब चाहेंगे आपको निकाल देंगे, जब चाहेंगे टीम में रखेंगे, जब चाहेंगे आपको जो है वो रिजर्व प्लेयर बना देंगे। सरफराज अहमद के साथ बड़ी ज्यादती है। दूसरा, जहाँ तक आपने वर्ल्ड T20 स्क्वाड का जिक्र किया, आई थिंक गालबन पीर या मंगल को मुझे पता चल रहा है कि 7 या 8 तारीख को अनाउंस हो जाएगा। नए चेयरमैन का इंतखाब 13 तारीख को होना है। एक तो ये भी मेरी समझ से बाहर है कि रमीज राजा साहब का इंतखाब में इतनी ताखीर क्यों हो रही है। 25 तारीख को आपको नोटिफिकेशन आया था, वर्ल्ड कप और इसके अलावा न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड ने आना है। 2 बड़े मामला आपके जो है वो इस वक्त आगे आ रहे हैं, उनका इंतखाब तो फिल फॉर हो जाना चाहिए था। मेरी समझ से बाहर है कि 13 सितंबर तक आप क्यों इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, जिस तरह से अगर हम देखें कि अब जो स्क्वाड में जिस तरह से हमने शामिल किया शाहनवाज धानी को, मोहम्मद वसीम को, जाहिद महमूद को और मोहम्मद हारिस को पहली बार वनडे स्क्वाड का ये हिस्सा बने और शामिल हो रहे हैं, इनकी शमूलियत दुरुस्त फैसला? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जिस तरह से बार बार स्क्वाड में तब्दीली की जाती है, खिलाड़ियों के एतमाद पर कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, मैं कल सीनियर जर्नलिस्ट वहीद खान साहब को उनके यूट्यूब चैनल पे सुन रहा था। उनके मुताबिक शायद ये कोई 15वां खिलाड़ी है जो कि पिछले कुछ अरसे में आजमाया जा रहा है, शायद लिमिटेड ओवर्स में, शायद टेस्ट को मिलाकर। इतनी जल्दी चेंजिंग नहीं कर सकते आप। आपने अरशद इकबाल को डेब्यू कराया, आपको याद होगा जिम्बाब्वे में, उसके बाद वो मैच ही नहीं खेले। आपने दानिश अजीज को 2 मैच खिलाए, वो नहीं खेले। हैदर अली कहाँ चले गए? वो तो आपके सबसे टैलेंटेड प्लेयर थे PSL के अंदर। फिर आप देखिए कि आपने शाहनवाज धानी को मुसलसल उनको भी घुमा रहे हैं, उनको खिला नहीं रहे। तो देखिए, क्लैरिटी कर लें। इवन हारिस रऊफ की टेस्ट वनडे टीम में जो जगह बनी हुई है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। वो T20 के बॉलर है भाई, उनको आप T20 के अंदर खिलाएं। शादाब खान की क्या परफॉर्मेंस है, जो वाइस कप्तान बन के बैठे हैं, उनकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। 1 साल से तो वो इंजर्ड है। दूसरा, आपके पास जो प्रॉब्लम है वो पावर हिटिंग का आ रहा है, तो उसमें या तो फिर आप कंसिस्टेंट हो जाएं। अगर आपने इफ्तिखार को, खुशदिल को T20 वर्ल्ड कप में खिलाना था, तो फिर आपको उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, फिर आप उन्हें 1 साल खिलाते रहते। ठीक है गफ्फार भाई, ये बताइएगा, असद शफीक, हमने उनकी बैटिंग देखी, अभी कश्मीर प्रीमियर लीग में भी हमने देखी। असद शफीक की जगह क्या आप नहीं समझते कि बन सकती थी? उन्होंने तो T20 में भी एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है, एक्सपीरियंस बैट्समैन है, और शायद हमारे मिडिल ऑर्डर का मसला हल करने में कामयाब हो जाते, उनकी जगह बन जाती। कामरान गुलाम को हमने देखा, वो बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, क्या उनकी जगह नहीं वहां पर बन सकती थी? फिर आपने एक कंपैरिजन करना है हारिस में और रुहेल नजीर में, इन दोनों का कंपैरिजन भी बताएं। आप विकेट कीपर बैट्समैन सिलेक्ट कर रहे हैं, रुहेल यहां पर क्यों नहीं थे? बिल्कुल, रुहेल को आप कहते रहे हैं। देखिए, आप क्रिकेट की बड़ी सिंपल सी इस्तिलाह है, जिसको आप पहले मौका देते हैं ना, उसको आप पूरा एक लॉन्ग रन देते हैं, तो वो परफॉर्म कर सके। आप देखें, रुहेल का नाम पिछले 2-3 साल से हम सुन रहे हैं, सरफराज और रिजवान के बैकअप के तौर पे। कहाँ चले गए रुहेल? क्या इस तरह के खिलाड़ी डेवलप किए जाते हैं? इसी तरह आपने जो बात की, पिछला सवाल जो था वो किससे असद शफीक और कामरान गुलाम। शफीक, देखिए असद शफीक आपके प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। मैं मानता हूँ उनकी फॉर्म में स्लम्प आया था और आपने उन्हें ठीक ड्रॉप किया था, लेकिन जब आपके पास अब सीजन गुजर गया होता है, जब आपके पास फवाद आलम सेट हो गए हैं, तो आपको फवाद आलम के होते हुए भी असद शफीक को फौरी तौर पर टेस्ट टीम में लाकर अपनी मिडिल ऑर्डर को जो है ना एक बैकअप ऑप्शन देना चाहिए था। अगर आप देखें तो असद शफीक बड़े फिट हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि ही इज सुपर फिट। लेकिन आप देखें, आप तो हमसे बात करें वनडे T20 की, तो टेस्ट टीम के अंदर जो स्पेशलिस्ट है वहां ही उन्हें कोई शामिल नहीं किया, तो ये कितनी बड़ी अजीब सी बात है। आई थिंक, मुझे लगता है जो मेरा बॉटम लाइन होगा इस पूरे डिस्कशन का, ये टीम जो मोहम्मद वसीम सिलेक्ट कर रहे हैं पिछले 1 साल से, ये सबको खुश करो वाली पॉलिसी है। आपने बोला धानी होना चाहिए, धानी को डाल दो। मैंने कहा जाहिद महमूद भी होना चाहिए, जाहिद महमूद को डाल दो।
इससे पहले ताबिश खान का डेब्यू करा के मेडल भी ले लो भाई कि देखो मैंने ताबिश खान को डेब्यू करा दिया। ताबिश खान एक टेस्ट खेले आउट, अब्दुल्ला शफीक जो है वो एक मैच खेले, 2 मैच खेले T20 के, वहां से आउट, अरशद इकबाल आउट। अब शाहनवाज धानी का कोई पता नहीं उनको कब खिलाएंगे। इसी तरह आप देखें कि हारिस रऊफ मुसलसल खेले वनडे के अंदर, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ T20 के अंदर होती है। तो ये बहुत ही इनकंसिस्टेंट किस्म की जो है ना वो सिलेक्शन पॉलिसी है। और कम से कम मुझे लगता है कि रमीज राजा साहब जब आएंगे, बड़ी हाई होप्स है रमीज साहब, आके आप पहले इस मामले को जरूर देखिए। आपसे बेहतर कोई नहीं समझता कि सिलेक्टर किस तरह खिलाड़ी सिलेक्ट करते हैं। और दूसरा ये जो 6 कोचेस वाला मामला है ना हमजा, जिसमें 6 कोचेस मिलके हेड कोच के साथ टीम सिलेक्टर के साथ टीम बना रहे हैं, ये भी मुझे समझ नहीं आती। आई थिंक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जिसका काम हो कि वो इंडिपेंडेंट और दूसरा मजबूत सिलेक्शन कमेटी को बड़े रमीज राजा साहब के हवाले से ये खबर दुरुस्त है कि उन्होंने बाबर आजम से ये बात की है कि आप थोड़े से जारहाना किस्म के कप्तान बने, जो प्लेइंग 11 है इसका फैसला सिर्फ आपका होना चाहिए और आपको ये फैसला करना चाहिए। ऐसी कोई गुफ्तगू आपको आपके इल्म में है कि ऐसी कोई हुई है? और विजिट किया है, टीम थी, कल हमने देखा वहाँ पर बारिश हो रही थी, हसन अली भी इंजॉय कर रहे थे, बाबर भी इंजॉय कर रहे थे, रमीज राजा गए हैं वहाँ पर? देखिए खबर तो ये है कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर कल रमीज राजा साहब ने मुलाकातें की हैं, जिसमें ना सिर्फ कप्तान बाबर आजम थे बल्कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से भी। और यकीन तौर पर अगर रमीज साहब मिले होंगे तो ये तो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट बात है कि उन्होंने ज़रूर इस हवाले से बाबर से कहा होगा। मेरे इत्तला के मुताबिक बाबर को उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि भाई आप तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, आप बरकरार रहेंगे, लेकिन अथॉरिटी ने आप इसी तरह अपनी जो सिलेक्शन है उसको बहुत तगड़ा रखें और अपने आप को जो है ना वो, जैसे इमरान खान साहब के दौर में होता था ना कि सिलेक्टर टीम नहीं बनाते थे, इमरान खान टीम बनाते थे कि मैं कप्तान हूँ, मैंने ग्राउंड में टीम खिलानी है, लड़के मैं चूज करूंगा। तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। देखिए रमीज राजा के आने से हमें यही एक उम्मीदें हैं कि वो क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर्स को समझते हैं, क्रिकेटर्स के तमाम चीज़ों को परखते हैं। बट जो सिलेक्शन हो रही है ना हमजा, जो इनकंसिस्टेंसी है, ये बड़ी जो है वो एक तकलीफ दे चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली मैं रिपीट करूंगा कि 8 मिनट की वीडियो आपने बनाई है मोहम्मद वसीम साहब, एक मर्तबा आपने जिक्र नहीं किया कि सरफराज अहमद जो सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं आपने उनको ड्रॉप किया है, उसकी वजह क्या है? ठीक है गफ़ार भी बहुत शुक्रिया आपका। सब्सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़े सवालात हैं सिलेक्शन के ऊपर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं T20 वर्ल्ड कप की टीम को सोच समझ के बनाई जाए ताकि कोई परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नजर आए और पाकिस्तान का भी कहीं नाम नजर आए। फिर बिल्कुल ऐसे ही है, हम तो उम्मीद करें हम फाइनल भी जीतेंगे। खैर हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।